पता चाहिए, पूरा एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और आजकल मोबाइल नंबर से ज़्यादा ज़रूरी है व्हाट्सएप नंबर। तो बहुत सौ का तो व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर एक ही होता है। काफ़ी सारे मित्रों का मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर अलग अलग होता है, तो दोनों मुझे चाहिए। कार्य क्षेत्र चाहिए। मुद्दे की बात अब मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ आपकी। चौथे नंबर की जो लाइन है कार्य क्षेत्र, आप कहाँ से किन किसानों की मदद करेंगे, आप कहाँ रहते हैं वो एक आपने एड्रेस दे दिया ऊपर, बट आप किन किसानों की मदद करोगे वो कार्य क्षेत्र चाहिए हमें, ताकि हम उस कार्य क्षेत्र में क्या बेहतर हो सके वह आपकी हम सहायता कर सकें। अपने कार्य क्षेत्र की मुख्य फसलें 5वें नंबर पे इस फॉर्म में लिखा है। आप जहाँ रहते हो, कार्य क्षेत्र समझ में आया आप लोगों को? हेलो, प्रवचन खत्म हो गया, अब अपन बातें कर रहे हैं। प्रवचन अगर आप समझोगे ना तो वन वे कम्युनिकेशन होगा। मैं पूछ रहा हूँ, इसमें चौथे नंबर की लाइन है अपने कार्य क्षेत्र की मुख्य फसलें 5वां, चौथा है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र है एक तो मैं खुद अपनी खेती करूँगा बस, तो स्वयं का खेत। कार्य क्षेत्र में 4 नंबर में क्या होना चाहिए? स्वयं का खेत, या मैं अपने गांव के किसानों के साथ खेती करूँगा, या अपने गांव से बाहर निकले तो अपने ब्लॉक के किसानों के साथ खेती करूंगा। मतलब कि 5 से 6 गांव आ गए, एक ब्लॉक मतलब 6 गांव आए लगभग। ये कार्य क्षेत्र में आपको लिखना है आपकी कैपेसिटी कितनी है, कहाँ तक आप जाकर के फील्ड करोगे, या आप अपनी एक तहसील में कार्य करना चाहते हो, किसानों के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। जिस तहसील में आप रहते हो, तहसील में कार्य करना मतलब कि 70 से 100 गांवों में आप अपना प्रतिनिधित्व रखोगे, किसानों तक अपनी चर्चा पहुंचाओगे, उनसे उनके प्रश्न पूछोगे। तहसील, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं तो लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 तहसील आती है, मतलब 300 से 500 गांव आते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट जो लिख रहा है, जिला जो लिख रहा है, उसको यह जानकारी होनी चाहिए कि क्या मैं अपने काम करते करते किसान पाठशाला की बातें इन 400-500 गांवों तक पहुंचा पाऊंगा, तो ही जिला लिखना है। अननेसेसरी मैं बहुत काम करता हूं और मैं जिले में छा जाऊंगा, ऐसा मत सोचना, वो थोड़ा अति संयुक्ति होगा, ठीक है। या आप चाहते हो कि मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं तो 5 डिस्ट्रिक्ट संभाल सकता हूं, मैं एक संभाग देख सकता हूं। आपकी कैपेसिटी कितनी हमें पता नहीं, इसलिए आपको कार्य क्षेत्र लिखना है। दूसरा, आपके कार्य क्षेत्र में फसलें कितनी हैं परसेंटेज वाइज लिखना है 5 नंबर पे। 6ठे नंबर पे है निर्धारित फसल। आपके 5 नंबर और 6 नंबर में छोटा सा फर्क है। 5 नंबर में क्या है, आपके क्षेत्र में फसलें कौन सी, 6 नंबर पे आप किन फसल पर काम करना चाहोगे। जैसे हो सकता है आपके क्षेत्र में गेहूं, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा 5 फसलें हैं, बट आपका विषय केवल कपास पर है कि मैं कपास पर आगे समझना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा, सिखाना चाहूँगा, तो आपको एक ही फसल लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं केवल बैम्बू पर ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आपके क्षेत्र में तो 10 फसलें हैं, बट आपको केवल 5 का जिक्र करना है कि मुझे बांस में ही आगे बढ़ना है। इसलिए जैसे सिंगल विषय होता है ना, जैसे कोई दांत का डॉक्टर है, कोई आँख का डॉक्टर है, कोई आँखों का डॉक्टर है, ऐसे आप किसमें ज़्यादा विशेष आगे बढ़ना चाहते हो। आप केवल बांस में आगे बढ़ना चाहते हो, केवल कपास में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो मेंशन करना है। फसल की मुख्य समस्याएं आपके क्षेत्र में, मैं मेरे क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल, कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई राजस्थान से है, तो मैं जो चाह रहा हूँ आपके क्षेत्र के किसानों की फसलों में मुख्य समस्या क्या है, उस समस्या को निवारण करते हुए हम आपके साथ जुड़े, तो सही से हम उन किसानों के बीच में पहुंच पाएंगे। अगर मैं एक जैसा सभी से ट्रीटमेंट करूं, एक जैसा सभी से बात करूं, तो शायद वो बातें गलत होगी। जैसे मैं पंजाब वाले फार्मर को भी कपास में वही चीज़ बतलाऊं जो राजस्थान के फार्मर को बतला रहा हूं, तो शायद वो मिसमैच होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जो यहाँ मैंने पूछा है कि अपने पर्टिकुलर क्षेत्र की समस्या बताओ, ताकि किसान पाठशाला उस समस्या का निवारण करने के लिए आपके क्षेत्र के लिए विशेष
अलग से कुछ अगर हो रहा हो, कुछ तरीका बन रहा हो, कुछ उसके लिए विशेष कुछ करना पड़ रहा हो या विजिट करना पड़े तो हम आकर विजिट भी करेंगे, और वह इंडिविजुअल आपके क्षेत्र की गाइडलाइन होगी, ना कि हर किसान की एक जैसी गाइडलाइन होगी। 8वें नंबर पर है आपकी योजना। आप किस तरीके से किसानों के बीच में पहुंचेंगे और उनको सीखने सिखाने में मदद करेंगे। 8वें नंबर पे जो है, आप किस तरीके से किसानों के बीच में पहुंचेंगे। नीचे सिग्नेचर, आपका नाम और आज की तारीख, यह जिन्होंने सबने भर लिया हो ये फॉर्म दे दो। जो क्रॉप डॉक्टर के सर्टिफिकेशन के योग्य हैं उनको पासपोर्ट फोटो देना है। वह सर्टिफिकेशन वितरण लास्ट में होगा, भोजन के बाद में। हमने एक्चुअली कार्य को बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया है। अब मैं क्विकली आप लोगों तक मेरी बातें पहुंचाना चाहूँगा। सबके पास ये बिना पेन पेड वाले जो हैं वो मैं समझूंगा वो क्रॉप डॉक्टर में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो जस्ट सीखने आए हैं। कितने व्यक्ति राजस्थान के क्रॉप डॉक्टर के ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, वो हाथ खड़ा करो तो मुझे पता चले उनको जोड़ना है। आप अभी नहीं हैं जुड़े हुए, ज्ञान सिंह जी इनका नंबर लेकर के इनको क्रॉप डॉक्टर ग्रुप में ऐड करें पर्टिकुलर, और मैं अभी जो मैसेज ड्रॉप करने वाला हूँ वो उन तक पहुँच जाए। आप इंडिविजुअली इनको मैसेज भेजिएगा। जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ इसको आप पढ़िएगा, तो पढ़ते पढ़ते हम चर्चा करेंगे कि वही शब्द मेरे पास लिखे हैं वही शब्द आपके पास होंगे। एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं किसानों की मदद करना। ये बहुत ही बात है, शायद यह हम फुलफिल कर पाए, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके पहले हम किसानों की मदद करें, उसके पहले खुद सीख तो लें, खुद समझ तो लें। क्रॉप डॉक्टर नाम अपने आप में इतना बड़ा है कि फसल चिकित्सक, आप लोगों को पता है क्रॉप डॉक्टर मतलब क्या? फसल चिकित्सक, अपनी खेती का खुद ही डॉक्टर। कहीं कहीं सीखने जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से समझने जाने की आवश्यकता नहीं। और राजस्थान ग्रुप में मैं एक टेक्स्ट मैसेज डाल रहा हूं, आप सभी मोबाइल ओपन रखिएगा और यह टेक्स्ट मैसेज आप लोगों को मेरे साथ ओपन रख करके देखना है। जो मैं पढ़ने वाला हूं उसको आप सभी को भी समझना है। 11:40 हो गया है, समय काफ़ी हो गया है, बट हम सीखने सिखाने की मुहिम में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा लेट बैठ करके फिर भोजन लेंगे। भवानी जी थोड़ा सा भोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। जो हमने 2 बजे का तय किया था उसको शायद 2:30 से 3 बजे हमें भोजन मिलेगा। आप चलेगा आप लोगों को 3 बजे भोजन? क्योंकि जो काका बोल रहे समझा। आप सभी को मेरी आवाज बराबर आ रही है? अभी कुछ लिखना बाकी है क्या? ये फॉर्म वार्म आप लोग भर रहे हो तो ये भरना बाकी है? अभी आप मैसेज पे आ जाओ, ये फॉर्म तुरंत फिर भर कर सबमिट कर देंगे। सभी के पास मैसेज ओपन है ग्रुप में? किसके पास नहीं है? और तो मैं जो बतला रहा हूं ये आप लिखते जाइए। जिनके पास मैसेज ओपन हो ओपन कीजिए, बाकी मैं जो बोल रहा हूं मैसेज देख करके ये आप लिखते, बस जानकारी पहुंच जाएगी। मैं बताने जा रहा हूं जिस संस्था से आप जुड़ रहे हो, किसान पाठशाला से, यह किसान पाठशाला है क्या, चाहती क्या, बनी कैसे, आगे बढ़ेगी कैसे और कहां तक पहुंचने वाली है? किसान पाठशाला की दृष्टि क्या है? नंबर 1 पे लिखा हुआ है दृष्टि। दृष्टि मतलब विजन। किसान पाठशाला का विजन क्या है? आपके पास पेन, आप लिख सकते हो जिनके पास पेन पेड है। पाठशाला की दृष्टि क्या है? हमारी दृष्टि है सभी किसान और कृषि संबंधित इस सदी से सीखेंगे और सिखाएंगे एक जगह एक साथ। समझ में आ रहा है? सभी किसान पाठशाला के साथ कृषि संबंधित इस सदी से सीखेंगे और सिखाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? ये जो YouTube चैनल है, एक स्टेशन हमने बनाया है। YouTube चैनल ही देखकर आप आए हो ना? आप 1 साल 2 साल 4 साल से इसी को देख रहे हो ना, यही सीख रहे हो। इस YouTube चैनल पर हमने एक शुरुआत रखी है कि हम एडिटिंग नहीं करेंगे। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? हम जैसे हैं वैसे के वैसे सबके सामने प्रदर्शित होंगे। हम हमारे वीडियोस को तोड़ मरोड़ कर नहीं दिखाएंगे, एडिट नहीं करेंगे।
तो आप व्यक्ति भी जब किसानों के बीच में जाएं तो एडिटिंग वाला शब्द आप लोगों को दूर ही रखना है। सीखने सिखाने की मुहिम में जो आपने सीखा है एज इट इज नीचे ग्राउंड तक पहुंचाना है और उसका वीडियो बनाना है। पहली लाइन क्या लिखी है हमने, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सभी किसान कृषि संबंधी इस सदी से सीखेंगे और सिखाएंगे एक जगह, YouTube चैनल पर, जो सभी के पास जेब में ही रहता है। विजन समझ में आया? इसके अलावा हमारी दूसरी लाइन कुछ नहीं है। किसान के यहाँ सीखने जा रहे हो तो वीडियो बनाओ, किसान को सिखाने जा रहे हो तो वीडियो बनाओ, और वो वीडियो YouTube चैनल पर पहुंचे, ऑफिशियल चैनल पर पहुंचे। ये शायद लाइट चालू हो गया, बिल आएगा फिर। तो अपने आप में पूर्ण है, आप लोगों को लगता है सीखने की जगह, लेकिन वो जगह कहाँ है? स्मार्टफोन में, YouTube चैनल में अपने घर बैठ करके ही सीख ले, कहीं निकलने की जरूरत नहीं। अगला पॉइंट में पढ़ रहा हूं, लक्ष्य। किसान पाठशाला का लक्ष्य क्या है? केवल वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की कृषि शिक्षा को सरल बनाना। हम क्या ध्येय लेके चल रहे हैं, हम क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? किसान पाठशाला ग्रुप का लक्ष्य क्या है? खेती किसानी की जो भी समस्याएं हैं उसको सरलतम बनाना, खेती किसानी के जो भी तरीके हैं उनको सरलतम बनाना, जटिलता की बजाय सरलतम बनाना, और वीडियो के माध्यम से देखकर आगे बढ़ना। वीडियो क्यों चाहिए? हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरी बातें पहुंच रही है? वीडियो क्यों चाहिए? फार्मर कुछ भी अंग्रेजी में देखने में सक्षम कहीं कहीं पर है, कहीं नहीं है। फार्मर अलग अलग भाषा को सुनने में कहीं सक्षम है, कहीं नहीं है। उड़ीसा वाले को राजस्थानी नहीं आएगी, केरला वालों को MP की मालवी निमाड़ी नहीं आएगी, हरियाणा वाले को शायद पश्चिम बंगाल की भाषा नहीं आएगी, बट वीडियो सभी देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने उद्देश्य को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के, केवल वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की शिक्षा को, कृषि शिक्षा, सभी शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, 10वीं 11वीं 12वीं की शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, खेती की शिक्षा को हम सरल बनाएंगे वीडियो के माध्यम से। 3 नंबर की बात मैं बता रहा हूं, उद्देश्य क्या है, ये काम क्यों करेंगे? हमारा विजन और मिशन हमने देखा, बट पहुंचेंगे कहां? हमारा उद्देश्य क्या है, एम क्या है, गोल, लास्ट एंड गोल क्या है, हम चाहते क्या हैं? जब मैं हम बोल रहा हूं तो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, हम सबकी बात कर रहा हूं। जब मैं हम बोल रहा हूं तो हम यहाँ जो 50 व्यक्ति बैठे हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो 15 लाख फार्मर किसान पाठशाला से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले चुके हैं, शिक्षा ले चुके हैं, कहीं ना कहीं जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम मतलब हम सभी की बात कर रहा हूँ। तो हम चाहते क्या हैं? हम यह चाहते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी शुद्ध भोजन प्राप्त करे। हेलो, आप अपने घर में शुद्ध भोजन खाना चाहते हैं? आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, यस और नो? यस, आप शुद्ध भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे ही इसी ही मनस्थिति से पूरे संसार के सभी प्राणी हैं। केवल उसमें इंसानों की बात नहीं हो रही है, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, नेवला, केचुआ, सभी प्राणी की बात कर रहा हूँ। सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो शुद्ध भोजन प्राप्त करे। तो किसान पाठशाला जो चर्या आगे बढ़ाने जा रहा है, संसार का प्रत्येक प्राणी शुद्ध भोजन प्राप्त करे, स्वस्थ रहे और समृद्ध बने। आप सभी स्वस्थ रहना चाहते हो? हेलो, आप सभी 2 पैसा अपने जेब में चाहते हो, अपने बैंक अकाउंट में चाहते हो? बस यही कामना किसान पाठशाला की है, यही गोल है, शुद्ध भोजन प्राप्त करना, स्वस्थ रहना और समृद्ध रहना। इसी उद्देश्य के साथ हमने यह चर्या रची है, सीखना सिखाना, जिसमें किरण जी ने डाल दिया है लर्न एंड अर्न। ठीक है, जब हम रेसिड्यू फ्री अन्न पकाएंगे तो
हम उस अन्न को खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जब हम रेसिड्यू फ्री अन्न पकाएंगे और उस अन्न के बाद में जो भूसा बचता है, अनाज तो हमने निकाल लिया, गेहूं का अनाज, उसकी बालियों में से हमने गेहूं के दाने निकाल लिए, सोयाबीन में से सोयाबीन के दाने निकाल लिए, चावल में से चावल निकाल लिया, उसकी पराली बचती है, उसका छिलका बचता है। अगर हमने रासायनिक तरीके से उगाया है, हार्मफुल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर तरीके से हमने उस अन्न को उगाया है, तो एक तो वो गेहूं हमारे पेटों में आएगा, वो भी गड़बड़ी करेगा, कैंसर करेगा, और उसके छिलके, उसका वेस्टेज जो जानवरों के पेटों में जाएगा, जो प्राणी के पेट में जाएगा, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचवा, ये भी कहीं ना कहीं उस बायोमास को खाते हैं, तो वह भी बीमार होते हैं, उनकी भी चर्या बिगड़ती है और उनके भी पेट डाइजेस्ट नहीं होते हैं। एक ही काम करने से, खेती को सरल बनाने से, सहज बनाने से और रेसिड्यू फ्री बनाने से पूरे संसार की कड़ी ठीक होती है। हम जो यहाँ बैठे हैं ना, हम अन्नदाता तो हैं, बट अन्नदाता को और सक्षम बनाने का भी काम करेंगे। आने वाला भविष्य जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होने वाला है, यह फिक्स आप समझ लो। अगर आप लोगों को भविष्य नहीं दिख रहा हो तो मैं बतला देता हूं कि वह एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होने वाला है। और एक मीठी बात मैं बतला दूं, कृषि में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन देखा कभी खेती में कि मैंने 10 क्विंटल कपास पका लिया, मेरे पड़ोसी ने 11 क्विंटल पका लिया तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, मेरा बिकेगा नहीं, ऐसा होता है? मैंने किराना दुकान खोली और मेरे सामने एक और किराना दुकान खुल गई तो मुझे टेंशन होगी कि मेरे गांव में तो 5 ही हजार लोग हैं, अब 4 किराना आ गए, 5वीं आ गई, तो कहीं ना कहीं मेरी किराना का खरीदी बिक्री कम होगा। लेकिन खेती में कितना भी पका लो, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वारी कम ही पड़ रहा है, कम ही पड़ रहा है। शुद्धतम एक चीज में बतला रहा हूं, छोटी सी, ध्यान से आप अगर यहीं बैठे हो, घर पे कौन कौन चले गया? भाभी के पास, बच्चों की फिक्र, खाना खाया कि नहीं खाया, दोपहर में बाहर तो नहीं खेलने चले गया, अभी घर जाने की जरूरत नहीं, इधर ही बैठो मेरे पास। ये जो मनस्थिति है ना, इसको यहीं रखो। मैं एक संसार का शुद्धतम एक जो मैंने फील किया है वो मैं बतला रहा हूं। हमको पता है कई सालों पहले कई सारे प्राणियों की प्रजातियां थी, जिसमें कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई है, डायनासोर चले गए हैं। ऐसे ये तो वायरल हो गया डायनासोर, जो हमें पता चला है। ऐसे कई सारे पक्षी, कई सारे जंगल के प्राणी विलुप्त हो चुके हैं, बट एक प्राणी है जो बढ़ता ही जा रहा है, मनुष्य। मनुष्य की संख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। यह एक ऊर्जा का स्तर है जो मैंने फील किया है, यह एक ऊर्जा का एक स्तर है। जैसे सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया, अमीबा, हमने 5वीं में 8वीं में पढ़ाई करी है कि सबसे छोटा बैक्टीरिया अमीबा वो पनपता है। वहां से लेकर के मनुष्य योनि तक जितनी भी योनियां बीच में हैं, बैक्टीरिया, कीट, पतंग, मछली, कीड़ा मकोड़ा, केचवा, सांप, बिच्छू, नेवला, केचवा, सिंह, हाथी, जितने भी प्राणी हैं, अपने ऊर्जा के स्तर पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी योनियां चेंज होती है। और मनुष्य योनि में आने के बाद कोई भी माइनस योनि में जाता नहीं, इसलिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, वहां से कट कट करके आ रहे हैं। तो ये मनुष्य योनि को आपको प्राप्त करना है, इसके लिए एक सुदृढ़ चक्र बनाया हुआ है। उठना, खाने का जुगाड़ करना, खाना खाना, उसे निकालना और सोना, ये एक साइकिल है। मनुष्य योनि की इतनी ही साइकिल है, इतनी ही साइकिल हर प्राणी की है, बट हर प्राणी के ऊर्जा का विकास हो रहा है मनुष्य को छोड़ करके। अगर हमारा ऊर्जा का विकास था तो हम मनुष्य योनि छोड़ करके विलय होते एनर्जी में, संसार की एनर्जी में, और जन्म मरण चक्र से बाहर निकलते। मैं थोड़ी सी दूसरी दुनिया की बातें कर रहा हूँ आपके क्रॉप डॉक्टर के लिए, बट
यह बातें जरूरी क्यों है? जैसे सिंह ने अपने ऊर्जा का विकास किया, मछली ने अपने ऊर्जा का विकास किया, तो उनके चरण चेंज हुए और सब के सब पनप रहे हैं मनुष्य योनि में। पर मनुष्य की ऊर्जा का विकास कहाँ हो रहा है? आना कमाने की बजाय पैसा कमाने पर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हमें चाहिए 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को, दिन भर अच्छे से शुद्ध सात्विक मन से काम, ताकि रात को नींद अच्छी आए और सवेरा हो जाए। इतनी प्रक्रिया की बजाय हम चालू हो गए हैं पैसा 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 पैसा। एक वो तत्व है बहुत अच्छा है, बट जिसने उसको सब कुछ मान लिया उसके लिए यह स्टेशन नहीं है। जिसने पैसे को सब कुछ मान लिया कि मैं किसान पाठशाला के साथ आकर के या क्रॉप डॉक्टर बन करके मैं जहाँ हूँ वहाँ से मेरे किसानों से ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, तो उसके लिए यह स्टेशन नहीं है। समझ में आ रहा है कहाँ तक मैं पहुँचा रहा हूँ आपको? आप में से हर व्यक्ति ने अगर यह सोच रखा है कि मैं फार्मरों के लिए कुछ अच्छा, मैं प्रकृति के लिए कुछ अच्छा कर लूँ, तो आपके लिए स्टेशन है। आप किसानों के लिए, प्रकृति के लिए अच्छा करोगे तो अपने आप आपके लिए अच्छा होगा, बाय प्रोडक्ट है। उदाहरण बता रहा हूं मैं मेरे से। 2006 से खेती किसानी में किसान पाठशाला को चालू किया, 2003 से खेती करना चालू किया, 2006 से किसान पाठशाला में सीखना चालू किया। अब जो काली गड्डी खड़ी है ना, इसका नाम है जैगवार, 1.25 CR के आती है। इंदौर संभाग में ये वाली केवल मेरे पास है। समझ रहे हो? दोनों चीजें हैं। पैसे के पीछे भागोगे तो कभी आएगा नहीं, बाय प्रोडक्ट है, अपने आप पीछे दौड़ते आएगा। आप लोगों को समझना है कि आप किसान की मदद करके, रेसिड्यू फ्री अन्न पका करके अगर उस दिशा में गमन कर रहे हो तो अपनी दाल रोटी, अपना घर बार, अपनी खेती बाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी। अगर इसको उल्टा कर दिया कि मुझे पहले पैसा चाहिए, मुझे प्रति अगर मैं किसान को सक्षम बनाने जाऊं तो कोई भी किसान आपको 2 पैसे जेब से निकाल के देने वाला नहीं। मैंने काम किया है अलग तरीके से, वही दृष्टि आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मैंने काम किया केले में। जब मैं केले में खेती में आया तो भारत में 3% एक्सपोर्ट होता था। कितना? 3%। ये आंकड़े आप चाहो तो लिखिएगा, आपको भविष्य में काम आएंगे जब आप किसानों के पास बातें करेंगे। 2010 में जब मैंने केले की शुरुआत करी तो भारत में 3% एक्सपोर्ट होता था केले का। आज की तारीख में भारत में 8 से 7.5 से 8% एक्सपोर्ट होता है। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट बढ़ा। पाठशाला में कुछ काम किए हैं खेती को सस्टेनेबल बनाने के, तो उस एक्सपोर्ट बढ़ने में मेरा योगदान क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मेरा काम चालू हो गया, मैं माल बेच रहा हूँ। किसान को शिक्षित किया, किसान को समृद्ध बनाया, किसान को शिक्षा में उसके दिमाग के स्तर को बढ़ाया कि हम, उदाहरण बता रहा हूँ मैं केले का, आपके यहाँ जो फसल हो सकती है उसका उदाहरण आप ले लो। समझ में आ रहा है? हमने किसान को विकसित किया कि 5x5 पर जो केला था उसकी बजाय 5x7 पर लगाया जा सकता है, उससे उत्पादन अच्छा आता है। जो सही बात है, उससे भारत ही नहीं, भारत के बाहर के व्यापारी खरीदार ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और वो ज़्यादा पैसा देंगे। ये मैंने इंडिविजुअल किसान पाठशाला के साथ मिल करके 2006 से ये मुहिम चालू करी। 2010 से मैं मार्केट में आया खरीदी बिक्री में। मेरा एक वर्टिकल है बीके बनाना, बाइंग एंड सेलिंग। जैसे आप किसान पाठशाला का चैनल देख रहे हो ना, ऐसे केले का चैनल है बीके बनाना, खरीदी और बिक्री, बाइंग एंड सेलिंग। उसमें पूरे भारत से बी किसान ग्रुप कहाँ से केला खरीद रहा है, कहाँ बेच रहा है, आपको दिखेगा। किसानों को शिक्षित किया, उनका अन्न क्वालिटी का पैदा किया, क्वांटिटी के लिए ग्रुप बनाए और ग्रेडिंग करके मार्केट में बेचा। पैसा कहां से आया? मार्केट से। किसानों को किया शिक्षित फ्री में। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, हम किसानों के बीच में कैसे जाएंगे।
हम क्रॉप डॉक्टर बनकर अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने प्रांगण में किसानों के बीच में कैसे पिच हों, कैसे पहुंचे। बात छोटी सी है, बट रिवर्स मैकेनिज्म है। मुझे इंडिविजुअल अच्छा पैसा चाहिए मेरे परिवार को सक्षम रखने के लिए, मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसानों को कुछ भी बेचूं, कुछ भी ज्ञान बांटूं और उनके जेब से लुभावने बातें करके उनके जेब से 2 पैसे निकाल लूं ना। हमने रास्ता चयन किया, किसान को शिक्षित बनाना है, किसान को क्रॉप डॉक्टर बनाना है, किसान के बच्चे को शिक्षा देनी है, किसान को यह समझाना है कि कोई भी मित्र झोला छाप उसके खेत में जाकर उसको कोई भी डब्बी ना पकड़ा दे जिससे उसके जेब का पैसा ज़्यादा खर्च हो। डब्बियाँ समझते हैं, प्लास्टिक, जादू की डब्बी, ये डालने से ऐसा हो जाएगा, वो डालने से वैसा हो जाएगा, इतना स्प्रे कर दो जादू हो जाएगा। हाँ, ये सही बात कही है। एक्चुअली ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैसा है वैसा, उसमें छेड़खानी नहीं करी। ऑर्गेनिक खेती मतलब जैसी प्रकृति चाहती है वैसी हो जाए, उसमें छेड़खानी नहीं करी। तो उल्टा काम हो गया, जैसे ब्रदर ने बताया। मेरे नाना जी कहते हैं, अभी वो नहीं है बट कहते थे, ऐसा काम मत करना कि सांपणी को छोड़कर भूतनी को पकड़ा। रासायनिक पेस्टिसाइड को छोड़ करके ऑर्गेनिक पकड़ा। आजकल पूरे भारत में ये हो चुका है। हमने क्लोरोपाइरीफास छोड़ दी तो घर में दूसरी डब्बियां हैं, ऑर्गेनिक डब्बी जो इल्ली को भगाएगी, मारेगी, बिगाड़ेगी, निकालेगी, कुछ करेगी, है ना। वही सांपनी को छोड़कर भूतनी को पकड़ा। किसान की तरफ से पैसा जाएगा निश्चित, वो गड़बड़ प्रक्रिया। कुछ भी सामान जाकर बेचना है, ऐसा डॉक्टर के पास कहीं पर भी नहीं है। थंब रूल में बता रहा हूं, किसान पाठशाला के साथ आपको चलना है तो थंब रूल क्या है, कोई भी प्रोडक्ट जाकर बेचना नहीं है। आश्चर्य से मत देखो, पैसा अपने पाएगा, मैं आगे बताऊंगा। कुछ भी चीज जाकर बेचना नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। जैसे मिट्टी का स्प्रे, खेती किसानी में किन चीजों की आवश्यकता है, किसान हमेशा हम बात करेंगे। मैं आपको किसान पाठशाला का कल्चर बतला रहा हूँ, बी किसान का कल्चर बतला रहा हूँ कि हम किस दिशा में सोचें, सभी एक साथ एक जैसा कैसे सोचेंगे। किसान पाठशाला का कल्चर क्या है, हम जहाँ हैं वहाँ फार्मर को सक्षम बना दे बुद्धि से, उसको डिसीजन लेने दें कि वो अपने खेत में क्या बोए, कैसे बोए, कैसे टेक केयर करें और कैसे उसको प्रोड्यूस करके मार्केट तक ले जाएं। उसको जो जानकारियां नहीं है वो जानकारी पहुंचा दें। और जानकारी पहुंचाने का एक उद्देश्य है यूट्यूब चैनल। अगर आपके गांव में जितने फार्मर नहीं किया ना, तो आपको उसको सब्सक्राइब कराना है, ताकि हमारी जो बातें हैं उस तक अपने आप पहुंच जाए। आपको पहुंचाना क्या है, यूट्यूब चैनल, इसका पैसा लगता नहीं, ये पहुंचाना है। जैसे हर किसान की एग्रीकल्चर में, खेती करने में, आय बढ़ाने में व्यय होता है, खर्च होता है। उस खर्च को हम इन्वेस्ट के रूप में कैसे बदलें, छोटी सी बातें हैं, समझ ठीक है। एक खर्च करो, नहीं पड़ रहे हैं खर्च, इधर ही रहना है। भैया ने बताया मशीन के सामने जाऊंगा तो वो गड़बड़ होगी, तो मैं थोड़ा चलना फिरना कम करता हूँ, इधर ही बैठता हूँ, ठीक है। हाँ, उधर वायरस है। तो एक हुआ खेती में खर्च, दूसरा हुआ खेती में निवेश। तो अभी तक जो फार्मर काम कर रहा है वो कर रहा है खर्च, खाद खरीद रहा है, स्प्रे खरीद रहा है, खेत में जाकर के डाल रहा है, वो बाद में लगेगा नहीं लगेगा उस तत्काल क्षणिक है, उस क्षण में काम कर रहा है, लेकिन उसको निवेश में बदलना है। अभी तक फार्मर जो प्रोडक्शन उगा रहा है उसको निवेश में बदलना है। तो छोटी शुरुआत, सबसे छोटी शुरुआत क्या होगी कि हम जो फार्मिंग कर रहे हैं ये सस्टेनेबल हो, उसके लिए प्रति एकड़ की हमारी आय एक निश्चित होना चाहिए।
जैसे मैं राजस्थान या हरियाणा की बात करूं तो हम गेहूं, चावल, धान जो भी लगा रहे हैं वो शॉर्ट टाइम क्रॉप लगा रहे हैं ना। कितने महीने की फसलें लगा रहे हैं? कपास 6 महीना, चावल 4 महीने, 3 महीने, गेहूं 5 महीना, ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म क्रॉप लगा रहे हैं। ये छोटी छोटी जो शॉर्ट टर्म क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप को लगाते समय कल्टीवेटर चलाना है, लगा करके साथ जो उसका समय है उसमें टेक केयर करना है, खाद, दवाई, निंदाई, गुड़ाई, मिट्टी लगाना, ये सब प्रक्रिया करना है, पानी देना। इसके बाद में जब फसल निकलती है उसकी कटाई और फिर खेत का रिपेयरिंग। तो खेत बोने से पहले खेत तैयार किया, खेत की कटाई करने के बाद खेत तैयार किया, डबल हैंडलिंग। ये हैंडलिंग हम कोई भी फार्मर जोड़ते नहीं है, ये फार्मर को समझाना है कि गेहूं अगर हमने बोया तो केवल इतना देखा कि हमने गेहूं का 20 क्विंटल, 18 क्विंटल, 24 क्विंटल ऐसा उत्पादन ले लिया। एवरेज क्या उत्पादन आता है गेहूं का आपके यहाँ? एकड़ का 20 क्विंटल, आपके यहाँ 20, आपके यहाँ राजस्थान में 18, 20, 16 ऐसा उत्पादन आता है। 20 क्विंटल का उत्पादन लिया एक एकड़ में, 2000 रुपये क्विंटल का रेट है, तो एक एकड़ का कितना पैसा आया? 40,000। अब हम कितना जोड़ते हैं फार्मर? 20 क्विंटल पकाया मैंने, 10 एकड़ था तो 200 क्विंटल गेहूं हो गया मेरे पास। 20 रुपये का रेट है, 4 लाख का गेहूं मैंने पका लिया। एक एकड़ में 40,000 का गेहूं पका लिया। बट उस 40,000 के पहले जमीन की तैयारी करने के लिए मैंने 12,000 का खर्च किया। पलटी पलाऊ, गोबर खाद डालना, कल्टीवेटर करना और उसको रोटावेटर करना, ये 3 से 4 प्रक्रिया होती है ना खेत में। फिर उसके बाद सीड ड्रिल से गेहूं बोना, फिर उस सीड ड्रिल में डीएपी का एक और गेहूं का एक, ऐसे डबल वाली सीड ड्रिल होना चाहिए। तो मैं गेहूं नहीं बोऊंगा, दूसरे को बुलाऊंगा, ऐसे ही करते हैं ना। मतलब पार्टीशन वाली सीड ड्रिल चाहिए कि डीएपी का दाना भी साथ में जाए और गेहूं भी साथ में जाए। तो महंगी सीड ड्रिल आती है। जनरल गेहूं बोने वाले तो वो बेलों के सरते से बो देते थे, क्या बोलते, सरता। उसके बाद में पानी लगाना है, उसके बाद में फिर उसमें दवाई डालना है, चारा मार। गेहूं आना चाहिए, खरपतवार नहीं आना चाहिए। ऐसा ही करते हैं ना। चावल में भी ऐसा ही है कि चावल का बीज लगाया हमने, पौधा बनाया, उसको लगाया, फिर चारा मार, फिर उसमें तुड़तुड़ा, महुआ, मक्खी जो चावल को चूसती है उसका स्प्रे, फिर बीच में 2-3 बार यूरिया डलेगा या अपन खाद डलेगा। अब नया रेवोल्यूशन आ रहा है कि रासायनिक छोड़ करके ऑर्गेनिक पे जाना है, तो बायो फर्टिलाइजर आएगा। यूरिया छोड़कर बायो फर्टिलाइजर ले लिया, बात वही आ गई। अब वो बायो फर्टिलाइजर कैसा बनाया, कैसा बना, किसने बनाया, क्या उसमें एंजाइम है, क्या नहीं है, वो कुछ पता नहीं है। ये खर्चे हो रहे हैं। और फिर जैसे ही गेहूं निकला, फिर 10 से 15,000 रुपए का उसको कल्टीवेटर करना और अगली फसल तैयार करने के लिए जमीन को रेडी करना। तो 40,000 रुपये एकड़ जो कमाए, उसमें पता चला कि 40,000 तक तो हमारा खर्चा ही हो गया। फिर हम इकट्ठे होते हैं किसान और हम बोलते हैं कि अपने क्षेत्र के एमएलए को बुलाओ और हमारे गेहूं का जो मूल्य है उसको बढ़ाओ। ऐसा ही कुछ करते हैं ना। हमें पैसा कम मिल रहा है क्योंकि हम जितना खर्चा कर रहे हैं उतना ही उत्पादन आ रहा है। यहीं पर हमारा काम चालू होता है। यहाँ किसी एमएलए का काम नहीं है, किसी राजनेता का काम नहीं है, किसी बुद्धिजीवी का काम नहीं है कि झंडा उठाकर आगे चलो और रेट बढ़ाए। बहुत सारी चीज़ों का भाव एक महीने में सीमित है। जैसे जो एमएसपी पर गवर्नमेंट ने रेट तय कर रखे हैं, मैक्सिमम प्राइस जो तय कर रखा है, गेहूं, मक्का, चावल, सोयाबीन, इसमें लॉटरी सिस्टम नहीं है। मतलब आपको कम से कम खर्चे में पकानी है, वरना लगाना बंद कर दो। ये फार्मरों तक समझाना है। निवेश कैसे करना खर्चे की वजह। जिन फसलों का एमएसपी मूल्य तय है उसका मार्केट का व्यापारी ज्यादा रेट देगा क्या? हेलो, जिसका रेट ही फिक्स है, गवर्नमेंट ने 2,000 रुपये क्विंटल कर रखा है, उसका सामान्य व्यापारी 1900 दे सकता है, 2100 देगा।
तो या तो हम ये समझ लें कि गेहूं पकाने में हमारा खर्चा 20 रुपए किलो की बजाय 2 रुपए किलो आ रहा है क्या, तो गेहूं बोना है, वरना बोना बंद करो, दिमाग लड़ाओ मत। जिनकी मजबूरी गेहूं बोना है, कम से कम उनको ज़्यादा रेट मिलेगा, गेहूं की कमी कैसी होगी तो वो भी अपना ही किसान भाई है। या हम उसका प्रोडक्शन कास्ट कम कर सकें, तो यहीं से हमारे क्रॉप डॉक्टर का काम चालू होता है। हमारा काम क्या है कि फार्मर की लागत मूल्य को कम करना। कैसे कम होगा? एक, बोने की टेक्निक, दूसरा उसमें स्प्रे होते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, तीसरा उसमें फर्टिलाइजर लगता है, उसमें क्या कर सकते हैं, चौथा उसको बिक्री में सपोर्ट करना। तो पहला, बोने की तकनीक। जितनी डिस्टेंस देंगे फसलों में, हर फसल का एक वायुमंडल का ग्राफ है। एक तो हमने हमारे क्षेत्र के हिसाब से तय कर रखा है। जैसे किसी क्षेत्र में गेहूं 1 एकड़ पे 20 किलो बोए जाते हैं, किसी क्षेत्र में 1 एकड़ में 50 किलो तक बोते हैं। तो यह जस्ट तरीका है ना कि कोई पास में दाने डाल रहा है, कोई ज़्यादा दाने डाल रहा है, कोई दूर दूर दाने डाल रहा है। तो हम टेक्नोलॉजी के जरिए किसान पाठशाला साहब को पता चलेगा कि आपके क्षेत्र की फसल कौन सी है, उस फसल में हम क्या बेस्ट करें। उस समय रहते हुए, साथ में चलते चलते हम उन क्षेत्रों की फसलों को R&D करते हुए क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहली टेक्निक आई, दाना बोना कैसा है। जैसे मैं अगर बात करूं, आप जो भी मित्र हैं इनके क्षेत्र में गन्ना किनके खेतों में होता है? आपके यहाँ हो रहा है गन्ना? गन्ना 1 एकड़ में गन्ना कितना लगाया जाता है? 35 क्विंटल नाली से। अभी गन्ना बोने में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप नोट भी करते जाओ, समझते भी जाओ कि आप लोगों को करना क्या है, आपको फील्ड में करना क्या है, सीखना कैसे है, वो तो साथ में बने रहेंगे, सीखेंगे, बट फार्मर तक पहुंचना कैसे है। जैसे 1 एकड़ में 35 क्विंटल गन्ना लगता है नॉर्मल नाली से। इसी को अगर ट्रेंच मेथड करें, चौड़ी नाली करें और आड़े गल्ले रखेंगे, तो 35 की बजाय 45 क्विंटल गन्ना लगेगा 1 एकड़ में। एक मेथड है टक्कर पद्धति, 2 हाथ का गन्ना टक्कर पद्धति। एक मेथड है आड़े गुल्ले रखना। तीसरी मेथड आती है रिंग पिट मेथड, जो छोटे छोटे रिंग बनाए जाते हैं, उसमें गन्ना रखा जाता है, उसमें 1 एकड़ में 55 क्विंटल गन्ना लगता है। चौथी मेथड है पौधा लगाना। 1 एकड़ में 9000 पौधे लगते हैं, 1 आंख का पौधा वो लगाना। लेकिन रियल में गन्ने की थ्योरी क्या है पता है? अब आप कोई व्यक्ति कैलकुलेटर निकालो, मैं बतलाते जाते, क्योंकि जोड़ बाकी करना पड़ेगा। रियल में गन्ने की जो थ्योरी है, जितने तमाम हिंदुस्तान के और वर्ल्ड के एग्रोनॉमिस्ट जो बताते हैं कि गन्ने का उत्पादन 1 एकड़ से 1000 क्विंटल आता है। अभी आपके क्षेत्र में कितना आ रहा है? 300 क्विंटल, 400 क्विंटल। आपके क्षेत्र में कितना आ रहा है पाजी? 500 के ऊपर नीचे। वहां पर ठंडी अच्छी है पंजाब में, और ठंडी मिलेगी गन्ने को तो उत्पादन बढ़ता है। तो हम एवरेज अगर बात करेंगे पूरे भारत की जो शुगर फैक्ट्रियां हैं, उनके क्षेत्र का एवरेज है 181 से 82 क्विंटल पर एकड़ एवरेज उत्पादन। किसी के खेत में बहुत पका, किसी के खेत में कम पका। एवरेज 182 क्विंटल पर एकड़ का एवरेज है। एवरेज 400 क्विंटल का नहीं, एवरेज 700 क्विंटल का नहीं, एवरेज 300 क्विंटल का नहीं, एवरेज 200, 250, 300 के अंदर अंदर। 300 1 एकड़ का मैक्सिमम 300। इसका एक छोटा सा थंब रूल है, कैलकुलेशन है। 1 एकड़ में 40 से 50 हजार गन्ने होना चाहिए। ये थंब रूल आपको पता होना चाहिए, जो गन्ने वाले हैं वो भी नोट करें, जो नहीं वो भी नोट करें। मैं बात कर रहा हूँ कि जो फसल लगे उसका क्लाइमेटिक जोन कैसा बने, जिससे वो फसल मैक्सिमम उत्पादन दे पाए। और यही सभी साइंटिस्टों ने प्रूवन किया है। 1 एकड़ में 40 से 50 हजार गन्ने होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर होना चाहिए। एक गन्ने का 1 स्क्वायर फीट जगह हो तो वो 2 किलो का उत्पादन देगा 1 एकड़ से।
ये थंबरूल दे दिया, आखिर की बात बता दी मैंने, जो पूरे भारत के सब एग्रोनॉमिस्ट यही बोलते हैं। बट उसको लगाना कैसे, उगाना कैसे, उसको ग्राफ कैसे देना, यहाँ तक अभी मुझे नहीं लगता कि कोई पहुंचा है। किसान पाठशाला ने एक रेवोल्यूशनरी काम किया है। हम क्या कर रहे हैं पता है? सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, नई इबारत लिख रहे हैं और रेवोल्यूशनरी कुछ कुछ पदचिन्ह छोड़ते हुए जा रहे हैं। अभी किसान पाठशाला की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, गन्ने में 1 एकड़ में 1000 पौधे लगाएंगे हम, जिसके कई सारे ट्रायल हो चुके हैं। एक सामान्य वीडियो अगर आप देखेंगे 2266 शुगर केन फार्मिंग किसान पाठशाला, तो इसमें हमने जो R&D किया है गुजरात में, वो वीडियो मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे से प्लॉट हमने निर्मित किए हैं, सैकड़ों एकड़ के, 2 एकड़ यहाँ, 5 एकड़ वहाँ, 6 एकड़ वहाँ, 1 एकड़ में 1000 पौधे। उस पौधे में 3 आंखें हैं, 3 शूट हैं, 3 क्लम्प हैं और 14 आंखें हैं। जो किसान के खेत में हम पौधा दे रहे हैं, 3 शूट 14 आंखों वाला। जब किसान के खेत में 1000 पौधे लगे, मतलब 14 आंखों वाला, मतलब कितने पौधे हो गए? हेलो, 1000 गुणी 14, पौधे 1000 लगाए, वो उनकी आंखें 14 है, उनके जो कल्ले निकल रहे हैं वो 14 है। हम जो पौधा देते हैं वो 14 आंख वाला देते हैं, 3 सूट है उसके और नीचे 14 आंखें हैं। जब हमने 1000 पौधे लगाए 5 बाय 9 पर, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9 जिगजे, तो किसान के खेत में कितने पौधे पहुंचे? 14000 पहुंचे। यहां से किसान खर्च आधा होना चालू होता है। हमें 9000 पौधे नहीं लगाना, हमें 35 क्विंटल गन्ना नहीं लगाना। 35 क्विंटल गन्ना मतलब एक ट्रॉली भरकर नहीं लगाना, बस 1000 पौधे लगाना। जब वो पौधा 45 से 40 दिन का होता है तो एक बार उसका सिर कलम करना है। ये जो 14 आंखें निकल के आती है उसका सिर कलम करना है, तो फिर वो 1 के 3 बनती है मिनिमम, कोई 4, 5, कोई 2, 1, 3, एवरेज निकलता है 3। एक आंख का 45 दिन के बाद वो जब 1 से 1.5 फीट का होता है तो उसका सिर काटा जाता है, तो वो वहां रुकती है और उसके बच्चे निकलते हैं। तो 45 दिन के बाद उस गन्ने के खेत से आपको मिलेगी गुणित 3, 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, तो 42 से 43,000 कल्ले मिलेंगे आपको, जो आगे खड़े होकर बढ़ेंगे। 1 एकड़ में कितनी जगह आती है? 43,560 स्क्वायर फीट। 1 एकड़ की जो अगर फीट में जगह काउंट करें, 43,560 स्क्वायर फीट जगह आती है 1 एकड़ में। और हमने पौधे लगाए 1000 जो ऑलरेडी थे 14,000, उनको 1 से 1.5 फीट का होने के बाद जब सिर कलम करते हैं तो 43,000 कल्ले बनते हैं। और वो 43,000 कल्ले जब बड़े होंगे तो 1 एकड़ से 2 किलो का 1 कल्ला मिनिमम बनता है, और ठंडी वाले क्षेत्रों में 2 से ऊपर बनता है, 2.5 किलो 3 किलो का। तो हम जो अभी उत्पादन ले रहे हैं 1 एकड़ में 800, 1000, 1200 क्विंटल 1 एकड़ से गन्ने का उत्पादन ले रहे हैं। जस्ट ट्रिक। इसमें अभी खाद क्या डालेंगे, डालना कितना, वो मैंने बात नहीं करी, दवाई क्या डालेंगे मैंने बात नहीं करी। फसल लगाते समय हम जो बीज या पौध का चयन कर रहे हैं उसका ग्राफ क्या होना चाहिए, पहली शुरुआत। उस गन्ने को क्या चाहिए, दूसरी शुरुआत। तो हम कम खर्च में उत्पादन ले पाएंगे, और यही चीजें हमें किसानों तक भेजनी है। और ये आप तक कैसे आएगी? वीडियो के माध्यम से। जो मैं बलराम बाबा प्रवचन दे रहा है वो सब वीडियो में डाल रखा है। आपको या आपके क्षेत्र के फार्मरों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, बस उनको यह चैनल सब्सक्राइब कराना है, तो उनको प्रतिदिन हम जो चर्चाएं कर रहे हैं यह वीडियो मिलते रहेंगे। अभी मैं आता हूँ चौथे चरण पर, रणनीति, हम कैसे आगे बढ़ेंगे और हम क्या करेंगे किसानों के खेतों में। मैं मुद्दे की बात पर अब आ रहा हूँ
कि क्रॉप डॉक्टर अपने क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? अभी तक जो मैंने बोला वो पहुंचा आप तक? हाँ, जो क्रॉप डॉक्टर में पहले से जुड़े हैं, जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं, सभी के लिए एक ही लाइन है। मैंने भी यही काम किया था। ज्ञान सिंह भाई, आपने क्या किया था? जो मैं बता रहा हूँ यही किया ना। यही सबके लिए एक ही थंब रूल है। बलवा पे आपने क्रॉप डॉक्टर की पहली कड़ी है। धन्यवाद, अब अच्छी आएगी। हम वीडियो देखें। रणनीति में क्या है? किसान पाठशाला वीडियो देखना और सीखना कम से कम 100 वीडियो। अभी यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे 25 वीडियो देखे हैं? किसने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं? मुझे थोड़े चश्मे की आवश्यकता लगेगी, इसलिए है आपको मैक्सिमम किसान पाठशाला के वीडियो देखना है इस चैनल पे। इसमें अभी आपके पास लगभग 4,500 से ज़्यादा वीडियोस हैं और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 70-30 खेती का आप अगर वीडियो देखोगे 999 नंबर का, जो 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, जो अभी तक के पूरे सभी वीडियो में सबसे ज़्यादा बड़ा है, जो मैंने और मेरी टीम ने हमने जो अभी तक समझा है उसका निचोड़ है। आपको खेती सीखना है तो एक ही वीडियो काफ़ी है, बट देखने का तरीका क्या है? हेडफोन चाहिए कान में, मोबाइल से लगा हुआ हेडफोन कान में, पेन पैड हमारे सामने, कि जो देख रहे हो उसको अच्छे से सुने, बिना किसी नॉइस के अच्छे से देखें और पेन पैड पर जो बातें अच्छी लगे उसको लिखें। तो लिखते लिखते जो चर्चा आपके अंदर जाएगी वो परमानेंटली सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और उसके लिए फिर आपको अलग से कभी कहीं बलराम की आवश्यकता नहीं, किसी एग्रोनॉमिस्ट की आवश्यकता नहीं। जो आप उसको देख करके खेत में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि आपने क्या देखा और क्या सीखा और कैसे उसको आगे अप्लाई करना है। 2 नंबर पे है आपकी समस्या क्या है, आप जहाँ रहते हो। अब ये मैं आपके कार्य बतला रहा हूँ क्रॉप डॉक्टर के कि आपको करना क्या है, चलना कैसे है। अभी यहाँ कुछ फार्मर भी आए हैं, उनके लिए भी यही चीज़ है कि आपकी समस्या क्या है खेती में, वो वीडियो के माध्यम से किसान पाठशाला पर पहुँचाए। आप जहाँ पर भी हो वहाँ आपने सोचा है कि गेहूं की फसल को सक्षम करना है, तो पहले तो समस्या पता होना चाहिए ना कि मैं गेहूं की फसल को ठीक करने क्यों जाऊँ, मेरी समस्या क्या है। हो सकता है मेरी समस्या हो कि सीखना, मैं सक्षम हूँ, पैसा है मेरे पास, खेती बाड़ी अच्छी है, मेरे फादर के पास पैसा है, बट मुझे सीखना है, उसका एक वीडियो बनाकर भेजो। हो सकता है मेरी समस्या हो कि मुझे 2 पैसे कमाना है, कर्जा देना हो सकता है मेरी समस्या है कि मुझे सर्वाइव करने के लिए केवल चाहिए, कर्जा नहीं है, कमी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, बट मुझे चलने के लिए 2 पैसा चाहिए। एक्चुअल में आप क्यों क्रॉप डॉक्टर बन रहे हो, आपकी समस्या क्या है। तीसरे नंबर पे आपका किसान पाठशाला से जुड़ने का उद्देश्य क्या है। ये वीडियो के माध्यम से हमें चाहिए। जो राजस्थान के हैं वो ज्ञान सिंह जी तक पहुंचाए। एक नंबर ये देंगे, वो नंबर आप भी लिख सकते हैं। क्रॉप डॉक्टर को जो लीड कर रहे हैं उनका नंबर है स्वाति जी का 85179 ये ऑफिस में है स्वाति जी और ये क्रॉप डॉक्टर की टीम को लीड कर रहे हैं। तो जो भी आपके क्रॉप डॉक्टर्स के वीडियो हैं इन नंबर पर भेजें या राजस्थान वाले ज्ञान सिंह जी तक पहुंचाएं, हरियाणा पंजाब वाले बलवान जी तक पहुंचाएं। आपकी समस्या क्या है, आप किसान पाठशाला से क्यों जुड़ना चाहते हैं। 3 नंबर पे है आपके क्षेत्र में कृषि की समस्या और कृषि से जुड़े हुए लोगों की समस्या। यह वीडियो के माध्यम से भेजना है। जैसे आप कहाँ से हैं प्रॉपर? पटियाला डिस्ट्रिक्ट। पटियाला डिस्ट्रिक्ट में आपको पता होना चाहिए कि आप अगर क्रॉप डॉक्टर बन रहे हैं तो आपके क्षेत्र के किसान फसल कौन सी लगाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो यह चीज़ आपको उनके पास पहुंच करके वीडियो के माध्यम से बनानी है। कैसे बनानी है? जस्ट लाइक आप क्रॉप डॉक्टर बन रहे हो, मतलब आप किसान पाठशाला के स्वयंसेवक आपके खुद के हो और आप सर्वे कर रहे हो। पटियाला में जहाँ पर भी फार्मर इकट्ठे होते हैं, कहीं एक होटला रहता है, कहीं दुकानें रहती है, वहाँ पर चाय कॉफ़ी चलती है, या एक
बैठने की जगह रहती है जहाँ पर शाम को सभी ओटला पार्टी करते हैं ना, जस्ट चौपाल चर्चा, वहाँ पर आपको पहुँचना है। सिंपल वीडियो बनाना है, अगले को इंट्रोडक्शन देना है, मेरा नाम बलराम किसान है, अपन भी कर सकते हैं, बट हाँ उसमें सेकंड नंबर पे जाएंगे जहाँ थोड़ी सी बड़ी मीटिंग है, जहाँ संख्या ज़्यादा है, वहाँ अगले पायदान पे जाएंगे। पहले हम अभी सीखना चालू कर रहे हैं, तो पहले तो आप मोबाइल हाथ में लोगे तो वीडियो बनाने में हेजिटेशन होगी, मेरा नाम आए नहीं आए, मेरा चेहरा आए नहीं आए। अभी जैसे कुछ मित्रों ने माइक हाथ में लिया तो बोलने में थोड़ा तकलीफ होना चालू हुआ ना, बोल पा रहे हैं बिना माइक के अच्छे से बोलेंगे, पर माइक जैसा आएगा तकलीफ चालू है ना, तो हेजिटेशन निकले बाहर। और फार्मर आपको जाने, तो पटियाला में मेरे साथ कोई मित्र हैं जो क्रॉप डॉक्टर हैं, ये कब पता चलेगा? जब आप वीडियो बनाएंगे, किसान पाठशाला पर डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर जाएगा, तो हो सकता है पटियाला के अनेक फार्मर उसको देख रहे हो तो आपसे नज़दीक कनेक्ट हो जाएंगे। पहली चीज़ क्या होगी, आपको जानने लगेंगे। मतलब आप मन बना लो कि आप किसान पाठशाला जुड़ रहे हो, मतलब आप पब्लिक हो जाओगे। अभी आप सिंगल आइडेंटिटी हो, अब आप पब्लिक हो जाओगे। मैं आज की तारीख में मैक्सिमम पब्लिक हो चुका हूँ। कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को? बहुत सारे मित्रों की शिकायत रहती है कि बलराम भाई जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, तो जवाब क्यों नहीं आता है? ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर में लगभग 9999 प्लस ऐसा लिखा हुआ आ गया, इतने मैसेजेस हैं। ये मित्र आपको बताएंगे कितने मैसेजेस हैं, देखते जाना है। 2460 ये तो पॉइंट है, उसके अंदर मैसेज कितने हैं? 193, 317, 378, 332। अब मैं अगर आपकी पाठशाला ले रहा हूँ तो ये मैसेज कब देखूंगा? या तो मैं ये मैसेज देखूं तो आपके साथ चर्चा नहीं कर पाऊंगा, या आपके साथ चर्चा करूं, कितना नीचे जाऊंगा मैं, आपके साथ चर्चा करूं तो शायद ये मैसेज नहीं देख पाऊंगा। तो मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी चलते जाएंगे ना, अपन नीचे चलते रहेंगे, 1 लाख से ज़्यादा मैसेज पेंडिंग होंगे, ठीक है। तो ऐसा आप भी आगे भविष्य में बनने वाले हो, पब्लिक होने वाले हो। तो कई सारे मित्रों की शिकायत रहती है कि बलराम भाई हमारा फ़ोन मैसेज हमने बेचा वो देख नहीं पाए। तो मैं कब देख पाता हूँ? सोने के आधे से 1 घंटे पहले जो मेरे पास स्क्रॉल में आ गए, उठने के बाद मेरा पैर बाहर निकलता है, बाद में पहले मैं वो देख लेता हूँ कि फ्रंट पर अब जिसने ऐसे समय में भेजा होगा वो जो नीचे चले गया, या बीच में कहीं गैदरिंग नहीं होगा तो दिन में मैं निकाल लूँगा और मैं उन चिट्ठियों का जवाब देता रहूँगा। मेरे पास जितने क्वेश्चन आते हैं कोशिश करता हूँ मैं कि हर चिट्ठी का जवाब दूँ। ये SMS ही और व्हाट्सअप चिट्ठी है, मैं इसका जवाब दे दूँ। तो देखा अभी क्या लिखा है, 99999 प्लस प्लस प्लस, मतलब इतने मैसेजेस हैं, 1 लाख के ऊपर है। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ घटेगी जैसा समय पड़ेगा, और ऐसा धीरे धीरे चश्मा लग जाएगा आप लोगों को मोबाइल पढ़ने के लिए। मेरे फ़ोन में गेम नहीं है, मेरे फ़ोन में कोई मूवी डाउनलोड नहीं है, मेरे फ़ोन में यूट्यूब है और व्हाट्सअप है, जिसके मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ और आप लोगों तक जवाब पहुँचाने की चेष्टा करता हूँ, ठीक है। तो जब आप अपने क्षेत्र की समस्या लेने जाएं तो सिंपल सा क्या बोलोगे आप, किसान से क्या इंट्रो करोगे आप? मैं बलराम किसान पाठशाला से हूँ। कैमरा उनकी तरफ रखो, अपना चेहरा ना आए, हेजिटेशन होना बंद हो जाएगा। अभी आप वीडियो बनाओगे तो कैमरा सामने वाले की तरफ रखोगे तो हेजिटेशन होगा या नहीं होगा, है ना। जैसे ये कैमरा चालू किया, अभी सेल्फी नहीं है, आप लोगों का चेहरा आ रहा है, तो मुझे क्या बोलना है? नमस्ते काका जी, मैं बलराम किसान पाठशाला से हूँ। आप कौन सी फसल की खेती कर रहे हैं? जो भी वो उदाहरण बतलाएंगे, कौन सी कर रहे हैं काका? कपास की। काका जी, उस कपास की खेती में क्या परेशानी आ रही है, आप अगर मुझे अच्छे तरीके से बताएंगे तो मैं किसान पाठशाला तक पहुंचाऊंगा और हो सकता है आपको फ्री में उसकी जानकारी मिले। ऐसा ही जवाब किसान देगा आपको। समझ में आया? फार्मर से जुड़ना कैसे है, उसकी समस्या निकालनी कैसी है, इसी तरीके से हमें उनसे पूछना है। ठीक, बैठिए। आप जहाँ के भी हो वहाँ के किसानों की अपनी अपनी समस्या होगी,
तो सभी के क्षेत्र की मुझे इंडिविजुअल समस्या चाहिए। अगर मैं पंजाब वाले फार्मर को राजस्थान की समस्या का इलाज दूंगा तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मुझे आपके क्षेत्र की समस्या चाहिए, मुझे हरियाणा में आपके क्षेत्र की समस्या चाहिए, मुझे राजस्थान में आपके क्षेत्र की समस्या चाहिए। तो हम इंडिविजुअल आपके क्षेत्र के फार्मरों को गाइड कैसे करें, उस दिशा में आगे बढ़ें। तो चौथे नंबर की बात क्या है, आपके क्षेत्र के किसानों की कृषि की समस्या और कृषि से जुड़े लोगों की समस्या क्या है, उसका वीडियो बनाकर भेजना है। पांचवें नंबर पे आपके क्षेत्र में कृषि से जुड़े हुए अच्छे कार्य, कृषि संस्था, व्यक्ति या सरकारी व्यक्ति या अन्य गैर सरकारी। पहले मैंने पूछा आपके क्षेत्र की समस्या क्या है, अब मैं पूछ रहा हूँ आपके क्षेत्र में कृषि संबंधित अच्छे क्या काम हो रहे हैं। कोई अच्छा व्यक्ति होगा जो कृषि संबंधित चर्चाएं करता होगा, किसानों के भले के लिए आगे बढ़ता होगा, उनकी वीडियोस बना करके भेजना है। कोई ऐसे फार्मर होंगे जो अलग तरीके की कुछ खेती कर रहे होंगे जो अच्छी, मतलब मुझे आपके क्षेत्र की दो चीज़ें चाहिए, एक क्या समस्या है, दूसरा क्या बेहतर है। जो बेहतर है उसको हम पूरे भारत में सभी तक पहुंचाएंगे ताकि फार्मर उसे एडॉप्ट करे और अपनी खेती को सस्टेनेबल करे। किसान पाठशाला का यही उद्देश्य है ना, सीखना और सिखाना। तो हम आपके क्षेत्र में जो बेहतर है उसको सीखेंगे, वो यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाएंगे, और आपके क्षेत्र में जो कमी पेशी है उसको सिखाएंगे। छठे नंबर पे आपके क्षेत्र वाइज कृषि फसलें और क्षेत्रफल, एक सर्वे करना है आपके क्षेत्र में। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जो आपको समय लगे, अपने कार्य करते हुए जो समय बचे उसमें आपको सर्वे करना है कि आपके क्षेत्र में क्षेत्र वाइज फसलें कितनी हैं, कितने परसेंटेज में, वो कितनी दूरी पर करना है, जितना आपने क्षेत्र पकड़ा। अगर आप एक तालुका समझते हैं तो तालुका में 70 से 100 गाँव आते हैं। उन 100 गाँवों में कौन कौन सी फसलें हैं। अगर आपने एक ब्लॉक पकड़ा है तो ब्लॉक में 5 से 6 गाँव आते हैं। उन 6 गाँवों में कौन सी फसलें हैं, क्षेत्रफल वाइज, ठीक है। 7वें नंबर पे क्रॉप डॉक्टर का क्षेत्रफल, ये मैं पहले बतला चुका हूँ कि आप कितने क्षेत्रफल में कार्य करना चाहते हैं, वो डिटेल्स में चाहिए। ये सारी बातें मुझे लिखित में नहीं चाहिए, वीडियो के माध्यम से चाहिए। जिसको वीडियो बनाने में हेजिटेशन हो तो किसी एक पेड़ का, एक पौधे का, गाय का वीडियो बनाओ और अपनी वॉइस भेज दो, थोड़े दिनों के बाद अपना वीडियो बनाना चालू कर दो। बट मुझे चाहिए वीडियो के माध्यम से आपकी सारी जानकारी, ठीक है। 8वें नंबर पे खेती कार्य करने के तौर तरीके आपके क्षेत्र के क्या है। एक मैंने पूछा कि फसलें कौन कौन सी है, अब मैं पूछ रहा हूँ आप जिस क्षेत्र में स्वयंसेवक बनकर खड़े हो रहे हो, आप जिस क्षेत्र में किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर चलोगे, उन क्षेत्र के किसानों के तौर तरीके क्या है खेती के। रासायनिक है, ऑर्गेनिक है, रेसिड्यू फ्री है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए ना। आप जिस क्षेत्र में काम करोगे उस क्षेत्र के फार्मर किस तरीके से खेती कर रहे हैं। पता चला आपके क्षेत्र में फार्मर केवल डीएपी, यूरिया, पोटाश ही चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि गोबर से मैं खेती करूँ, वो चाहते ही नहीं कि बैक्टीरिया से खेती करूँ। उन फार्मरों के पास जाकर के आप कितना ढोल नगाड़ा बजाओगे, आपको वो बेवकूफ़ समझेंगे, यानी तो सुनेंगे वो, यही होगा ना। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के फार्मर किस तरीके से खेती कर रहे हैं, ताकि हम उनको उस तरीके में बेनिफिट पहले दिलाएं, फिर रेसिड्यू फ्री पर लेके जाएं। डायरेक्ट आप किसी को भी टर्न जबरदस्ती नहीं कर सकते हो और नहीं करना है, पहले उनकी जानकारी चाहिए। पहले खुद करो और फिर फिर दूसरे को कराओ। वो मॉडल तैयार करना पड़ेगा अपने क्षेत्र का। पहले खुद को कराया, अपने आप सब करना चालू हो गए, किसी को बताने की जरूरत नहीं। बिना पूछे खेत में डाल के और दिखाया कि मैंने आपके खेत में डाला, आप रिजल्ट देखो। आप लोगों को मिट्टी का स्प्रे तो करना है जबरदस्ती कि भाई मिट्टी का स्प्रे करो, 2000 रुपये कोठी का छोड़ो, मिट्टी का स्प्रे करो। कहीं कहीं डेमो डलवाना है तो देखेंगे मिट्टी उनके खेत में कैसे काम कर रही है, तो रिजल्ट लेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
9वें नंबर पे है अच्छी सरकारी या गैर सरकारी योजनाएं क्या चल रही है, उसका वीडियो बनाकर भेजना है। हर एक फार्मर जिन खेतों में, जिन गाँव में रहता है, वहाँ पर कुछ न कुछ योजनाएं चलती है। मुझे गड़बड़ी वाली योजनाओं की कोई जानकारी चाहिए नहीं, बट जैसे ये CBG प्रोजेक्ट है, जैसे आपके क्षेत्र में कौन सी अच्छी योजना चल रही है वो फार्मर तक पहुंचाना है, तो वीडियो बना करके भेजेंगे ना, उसकी जानकारी चाहिए हमें। 10 नंबर पे क्षेत्र वाइज मौसम परिवर्तन के कारण, लाभ और हानि, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम विश्व स्तरीय UN तक पहुंच गए हैं। जो मेरे साथ अंजलि जी हैं, ये O2 पार्क को लीड कर रही है, और भारत में पहली बार बेम्बू को कार्बन क्रेडिट दिलाना और बेम्बू से ऑक्सीजन पार्क की निर्मित होना, और वो सारी बातें UN मतलब एक पूरे विश्व की कमेटी है जहाँ पर पर्यावरण को लेकर के चर्चाएं होती है, और पर्यावरण को लेकर के आगे नीचे हर देश में नई नई योजनाएं बना करके काम होते हैं। डेम गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों के क्षेत्र में भी होगी। ये जो मैंने बताया है कि मौसम, 10वें नंबर का पॉइंट, मौसम परिवर्तन होने के कारण अपने क्षेत्र के लाभ या हानि, तो 2 तरीके से मौसम परिवर्तन हुआ है। एक तो बारिश से ठंड में प्रवेश करना, दूसरा ठंड से गर्मी में प्रवेश करना, तीसरा गर्मी से वापस बारिश में प्रवेश करना। इनके बीच का जो अंतराल आता है, जैसे फरवरी के महीने में रात में ठंडी है, दिन में गर्मी है, 20 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर वरी हो रहा है, जो फसलें लग रही है उनमें क्या प्रभाव आ रहा है आपके क्षेत्र में, आपको पता चलना चाहिए। जैसे गर्मी से बारिश में प्रवेश किया अभी जून में, मई की हेवी टेम्परेचर में जो पेड़ पौधे खड़े हैं वो अपने टॉलरेंस को काफ़ी हद तक बढ़ा चुके हैं कि हम गर्मी सहन करें, और वैसे ही अचानक से बारिश आती है, वो पौधे फंगस में जाएंगे। बारिश पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी गीलापन होगा, मित्र बैक्टीरिया, शत्रु बैक्टीरिया मिलकर कुछ न कुछ फंगस बनाएंगे, वह जड़ों को खाती है, यहाँ से तने गिरते हैं, हवा आंधी में जो उनकी टहनियाँ क्रैक होती है, वो दिक्कतें आना चालू होती है। मौसम परिवर्तन एक हुआ ये साधारण। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि आज की तारीख में अगर हम देखें, पूरा भारत जो है ना, अलग अलग तरीके के मौसम का एक प्रतीक था, लेकिन अब एक हो गया है। पेड़ पौधे रहे नहीं, जो पहाड़ थे उनमें पत्थर बचे हैं, मिट्टी बहकर चली गई है। जो खोद के तो अब ले जा रहे हैं ना, हर कलेक्टर को ऐसा लगता है कि ये टेकड़ी फालतू है, इसको स्टोन क्रशर वाले को दे दो। एक्चुअल में वो टेकड़ी, वो जो पहाड़ी थी, वो पेड़ पौधों का घर था, वो पक्षियों का घर था, वो प्राणियों का घर था। वो जो टेकड़ी पहाड़ी जिसमें स्टोन क्रशर लग करके खनन हो रहा है, वो कभी न कभी कहीं न कहीं पेड़ पौधे थे, पर्यावरण था, एक इकोसिस्टम था। तो केरला में अगर आप देखोगे तो वहाँ भी दोपहर में वही टेम्परेचर है जो आंध्रा में है, जो महाराष्ट्र में है, जो राजस्थान में है, जो गुजरात में है, जो यूपी में है, जो पंजाब में है, भटिंडा में है, जो जम्मू कश्मीर में है, जो हिमाचल प्रदेश में है। दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो टेम्परेचर है पूरे भारत का लगभग एक हो गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण। पेड़ पौधे कम बचे हैं, जो कि अलग अलग था, ये पता है ना हमें। तो टेम्परेचर परिवर्तन के कारण जो नुकसान हो रहा है, उसको हम अपने गांव, अपने शहर को O2 पार्क में बदल सकते हैं। एक छोटी सी चर्या करनी है O2 पार्क में बदलना। उसके पहले एक बार जोरदार हमें ताली बजाना पड़ेगी, क्योंकि हमें अब नींद आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ बातें ऐसे पहुँचते पहुँचते स्लिप हो रही है, ऐसे पहुँची और नीचे निकल गई, अंदर नहीं जा रही ना, माथे पर से निकल गई। O2 पार्क की निर्मित हम अपने हर गांव में कर सकते हैं, और ये क्लाइमेटिक जोन जो गड़बड़ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, हम अपने गांव से खुद से शुरुआत करके
सस्टेनेबिलिटी पर जा करके खुद के लिए एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं। उदाहरण बता रहा हूँ, हर किसान के पास हर गांव में कुछ न कुछ जमीन है, मिनिमम 1 एकड़। एक गांव में 2000 एकड़ के ऊपर नीचे जमीन रहती है। मैं अभी बात कर रहा हूँ पर्यावरण की। पर्यावरण को सस्टेनेबल करोगे तो प्रकृति आपके जेब को सस्टेनेबल कैसे करेगी? मैं दोनों बातों को जोड़ रहा हूँ। क्राफ्ट डॉक्टर की पहली शुरुआत कैसे होगी? अपने गांव को ऑक्सीजन पार्क बनाने से। कैसे बनेगा? 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन में अगर हम देखें तो अलग अलग 4 दिशाएं होती हैं। चारों दिशाओं में से एक दिशा होती है जहां पर कुछ रास्ते होते हैं। 1 एकड़ जमीन में इधर 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 कुछ ना कुछ होगा, किसी का खेत होगा, काका का खेत, नाना का खेत, ताऊ का खेत, बराबर है। एक रास्ता ऐसा होगा जहां से खेत के अंदर जाने का हमारा रास्ता होगा। अब उस जगह पर हम करते हैं मेड़, हम लगाते हैं बाघड़, हम लगाते हैं कटीले तार, नीलगाय ना आ जाए, कोई दूसरा जंगली जानवर ना आ जाए, या कोई राहगीर हमारे खेत में आकर, मैंने अगर नींबू लगाया तो तोड़ के ना ले जाए, मैंने टमाटर लगाया तो तोड़ के ना ले जाए। जस्ट प्रोटेक्शन। हम यहाँ पर मेड़ लगाते हैं ना। हेलो, हर किसान अपने खेत में जहाँ से अंदर जाता है या छोटा सा एक रास्ता रखता है, बाकी पूरी मेड़ लगाता है, और बाकी के 3 तरफ तो दूसरे के खेत होते हैं, तो वहाँ कहीं मेड़ लगती है, कहीं नहीं लगती है, बट यहाँ मेड़ जरूर लगेगी। 1 एकड़ की जमीन में उदाहरण दे रहा हूँ, 1 एकड़ का, एक गांव का। आप अनेक एकड़, अनेक गांव से इसको रिलेट कर सकते हैं। 1 एकड़ जमीन मतलब 200 बाय 200, 40,000 स्क्वायर फीट। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होती है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कैलकुलेटर है किसी के पास फोन में? तो ये लाइन भी जब 200 फीट की है तो यहाँ पर हमें 2.5 फीट पर बांस लगाने हैं। हेलो, इस मेड़ पर 2.5 फीट पर बांस लगाने हैं। शुरुआत अपने खेत से करना है। बांस के पौधे 200 भागी 2.5 करोगे तो कितना आएगा? 80। तो 80 पौधे हमारे लगेंगे 1 एकड़ में। ठीक है, पौधे नॉर्मल एक नाली करना है, तो बारिश में पौधे लगा दो या ठंड गर्मी कभी भी लगा दो। कि नाली करी, नाली में पानी डाला हमने, नाली में पानी डाला और उसके नाली के किनारे हमने 2.5 फीट पर पौधे लगाए। ये जो 2.5 फीट पर पौधे लगाते हैं तो हो सकता है 80 पौधों में से 5-10 पौधे चले ना चले, छोटे नाटे मोटे रह जाएं, तो 70 पौधे आपको मिलेंगे जो सर्वाइव करेंगे 100%। 1 एकड़ में केवल एक पेड़ पर पौधे लगाने से 70 पौधे बचेंगे। इधर मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि इधर किसी और का खेत होगा और जब बांस का पौधा 40 फीट का होगा तो उसकी छाया जहाँ तक जाएगी वहाँ तक दूसरे के खेत की फसल कम आएगी या नहीं आएगी। तो वो फार्मर आपसे गणना करेगा कि आपके पास के पौधे लगने से मेरी फसल कम आ रही है। इसलिए अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो इस मेड़ पे लगाना है, तो वो और आप मिल करके, अगर इस तरफ 80 पौधे लग रहे हैं तो 40 आप लगाओ, 40 वो लगाए, यहाँ पर 40 आप लगाओ, 40 वो लगाए, 40 आप लगाओ, 40 वो लगाए। तो ये एक क्लाइमेट कंट्रोल जोन बनता है। बट ये जरूरी नहीं है कि हर फार्मर आपसे साथ में चले। पहले आप जो कर रहे हो उसको देखेगा, तो अगले 2 साल 3 साल के बाद मान करके वो भी आपके साथ चलेगा। तो मैंने बोला एक साइड 80 पौधे जिसमें 70 पौधे सर्वाइव करेंगे। इनको पानी कैसे देना? कम से कम पानी, पौधे लगाने से पहले एक बार नाली से पानी देना है, पौधा लगाने के तुरंत बाद एक बार पानी देना है, फिर हर 7 दिन में पानी देना है। अगले 2 महीने 7 दिन में एक बार नाली से पानी देना है। पौधे लगाने के बाद अगले 2 महीने 7 दिन में एक बार नाली से पानी देना है। उसके अगले 2 महीने 10 दिन में एक बार नाली से पानी देना है। उसके अगले 2 महीने 14 दिन में एक बार नाली से पानी देना है। 6 महीने का प्लाट आपका हुआ। मैं सिंपल कम से कम खर्चे में कैसे पकाओगे वो मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा पानी हो तो दे सकते हो, गाय का गोबर, बकरी का गोबर, जो भी आपके पास
बायो फर्टिलाइज़र रेडीमेड मिल जाए उसको पौधों के पास डालना है। इसके अलावा बांस का कोई खाद नहीं है। पानी बायो फर्टिलाइज़र जो गोबर गुड़ गोमूत्र कर लो वो पौधे के पास डाल दो, उतना ही खाद है, ना खाद है ना दवाई है। जब आप 7 दिन में पानी दोगे तो 7 दिन में एक बार अल्टरनेट मिट्टी का स्प्रे करना है। फसल को कंटिन्यू तरोताजा रखना है तो कैसे करना है? जैसे 1 तारीख को पानी दिया, 3 तारीख को स्प्रे करो, फिर 7 तारीख को पानी दोगे, 10 तारीख को स्प्रे करो, फिर 14 तारीख को पानी दोगे तो 17 तारीख को स्प्रे करो, फिर 21 तारीख को पानी दोगे। समझ में आया? ऑड इवन। जिस दिन पानी दे रहे हो उसके अल्टरनेट स्प्रे कर दो। जब पानी दे रहे हो ऐसे ही तरोताजा हो गई वो, अल्टरनेट आपने स्प्रे कर दिया, उसको टॉनिक मिल गया, एक फुहार मिल गई तो फिर चल पड़ी। रुकेगा नहीं, फसल चलते रहेगा। मिट्टी के स्प्रे के केवल कीट पतंग टुड़टुड़ा महुआ मक्खी को भगाना नहीं है। मैं उदाहरण बांस का दे रहा हूँ, ये सभी फसलों पर ऐसे ही लागू होगा। कपास, मिर्च, टमाटर, खीरा, करेला, बैंगन। अगर वेजिटेबल में मैं बात करूँ तो बैंगन में सबसे ज़्यादा इल्ल आती है ना। बैंगन देखा है किसी ने? फलों का राजा, भट्टा, जिसके सिर पर ताज लगा है, जैसे मेरे जैसी पगड़ी रहती है, कंगारू ऊपर पीला। बैंगन फलों का राजा उसको कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इल्ली आती है उसके अंदर, बैंगन में घुसकर बैंगन को खाती है। पता है आप लोगों को? मिट्टी का स्प्रे करोगे, इल्ली बैंगन का एक भी नुकसान करती नहीं। सैकड़ों प्लॉट, हजारों प्लॉट पूरे इंडिया में हैं। बैंगन की खेती जो कर रहे हैं वो मार्केट से 1 रुपये की दवाई लेकर आते नहीं। केवल खेत के बाहर जो बंजर जमीन है, पेड़ पौधों के नीचे का, वहाँ 5 फीट का गड्ढा करते हैं, 20 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी में डालते हैं, 200 ग्राम वाइसोनोमीटर डाला, 24 से 36 घंटे रखा, 2-3 बार ऊपर नीचे हिलाया। जिस दिन स्प्रे करना हो उस दिन हिलाते 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 कप्पड़ छान करनी है 2 बार। और बैंगन पे या किसी भी फसल पे स्प्रे करना है तो पंप को भी हिलाना है और पौधे को नहलाना है। ये जो मिट्टी का स्प्रे होता है इसके अनेक फायदे हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन भी है, फंगस को भी भगाता है, अलग से भोजन भी देता है। केवल कीट पतंग टुड़टुड़ा महुआ के लिए नहीं है, न्यूट्रिशन है, भोजन देता है, फसल को हेल्दी रखता है। और सुक्रोज जब डालते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जो वाइसेनोमीटर है ना, ये वाइसेनोमीटर मिट्टी के स्प्रे में डलता है 200 ग्राम। इसमें सुक्रोज और गोअर्क है। तो सुक्रोज पूरे वर्ल्ड में एकमात्र प्रोडक्ट ऐसा है जो पानी में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो जब हम ये बांस के पौधे को या किसी भी पौधे को स्प्रे करते हैं सुक्रोज का, वाइसेनोमीटर का, वो तरोताजा होकर खिलखिला करके बढ़ता है। कोरोना काल से कौन कौन गुजर के आए हैं? सारे ही गुजर के आए। सबको पता है ऑक्सीजन मास्क बहुत गंदा काल था, बहुत ही गंदा समय था। पेड़ों के नीचे कुटियाएं बना ली थी कि हमें तो पेड़ का डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल जाए। उस समय सबको पता चला कि पेड़ पौधे जो है ना, हमारे फेफड़े वहाँ लटक रहे हैं, क्योंकि जो सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, वो 10 लाख रुपए दे करके भी नहीं मिल रहा था। जब वैल्यू पता चली कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, कोरोना का समय बीतने के बाद, मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम सुंदरतम O2 पार्क बनाने की विधि बतला रहा हूँ। इसके चलते चलते आपके क्रॉप डॉक्टर को भी मैं ऐड कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्या समझना है। हाँ हाँ हाँ, मिट्टी का स्प्रे जब करते हैं उस समय तो तुरंत असर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मिलती है और पौधा भगना चालू हो जाता है, तो वो एक्टिवेट हो गया। मिट्टी का स्प्रे गया तो एक कोटिंग, एक लेयर बन गई। जब आप 24 से 36 घंटे उस मिट्टी को गला के रखते हो तो वो फूट फूट करके क्ले बन जाती है। और उसमें जब वाइसोनोमीटर डाल के रखते हो तो उसके सारे पार्टिकल पार्ट टूट टूट करके बारीक से बारीक हो जाते हैं, ppm बन जाते हैं, पार्ट पर मिलियन। एक पार्ट का 1 लाखवां भाग बनता है। तो वो जब क्ले वाला पानी हम स्प्रे करते हैं
तो हर पौधे के रोम छिद्र हैं, जैसे हमारे रोम छिद्र अभी पसीना निकल रहा है ना, पसीना निकल रहा है, हर पौधे के रोम छिद्र हैं। तो ये जो क्ले वाला स्प्रे है उन रोम छिद्रों में फिट होता है, तो बारिश आने के बाद ऊपर से पत्ता धुल जाता है, लेकिन क्ले के बारीक बारीक जो कण हैं उन रोम छिद्रों में अटके हुए रहते हैं, वो जाएंगे नहीं, रिजल्ट आता है। बट बारिश खुद अपने आप में पौधे को तरोताज़ा कर देती है। और मिट्टी के स्प्रे में आपका पैसा लगा कितना, 200 रुपये एक 200 लीटर पानी में 200 रुपये ही लगा। तो जब बारिश चली जाए उसके 2 दिन के बाद फिर से स्प्रे कर सकते हैं। कोई सा भी स्प्रे हम करेंगे बारिश आने के बाद तो हमें पुनः लेना पड़ेगा। मैं वापस विषय पर आता हूँ। 10-15 दिन 20 दिन रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर मिट्टी का गड्ढा इस वक्त खोद सकते हैं क्या? खुशबू आने लगेगी। एक्चुअली वाइसेनोमेटा के अंदर 2 अर्थ है, बैक्टीरिया है और वाइटर, तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो अलग अलग बनेगा। किसी के यहाँ ब्लैक सॉइल है, उसके यहाँ बैक्टीरिया अलग है, उसका सॉल्यूशन अलग बनेगा। किसी के यहाँ तालाब की मिट्टी है, उसका सॉल्यूशन अलग बनेगा, उसकी बैक्टीरिया जल्दी हो सकती है। किसी के यहाँ पथरीली मिट्टी होगी, 5-7 फीट फिर मुरमाड़ आ जाएगी, उसका सॉल्यूशन अलग बनेगा। तो हर एक की चीज का जो हमने बनाया है सॉल्यूशन, उसकी खुशबू, उसकी चर्या, वो सब कुछ थोड़ी थोड़ी अलग अलग रहेगी। मैं बता रहा था आपको, जब यहाँ पर 70 पौधे लगाते हैं 2.5 फीट पर, तो पहले 7 दिन में पानी, 10 दिन में पानी, 14 दिन में पानी, अगले 21 दिन में पानी और अगला 30 दिन में पानी। 2 महीने 2 महीने, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। ये 12 महीने की मैंने चर्या बताई है कि कम से कम पानी में बैम्बू कैसे उगाओ। ये सबसे लो कास्ट मेंटेनेंस आपने 70 से 80 पौधे 1 एकड़ में लगाए। चौथे साल के बाद, चौथे साल हल्की कटिंग आएगी, 5वें साल अच्छे सूट आएंगे, ज़्यादा कटिंग आएगी। मैं बात कर रहा हूँ बाल्कुआ और टुल्डा, 2 तरह की वैरायटी की। अगर वैरायटी आप बदलोगे तो हो सकता है उसकी डिज़ाइन बदले। उसमें भी 2 डिज़ाइन में, मैं टुल्डा और बाल्कुआ में भी मैं बात कर रहा हूँ बाल्कुआ की। टुल्डा आपका पहुँचेगा 7 साल में। मैं अभी जब 5 साल की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ बाल्कुआ वैरायटी की। एक पौधा कम से कम 5 सूट देता है 40 फीट का। हेलो, आपने 1 एकड़ में 80 पौधे लगाए, जिसमें मैं मान रहा हूँ 70 पौधे चलेंगे। 70 पौधों में एक पौधा 5वें साल आपको 40 फीट के 5 सूट देगा मिनिमम। अगर आपके पास पानी और बायो फर्टिलाइजर है तो एक पौधा 12 सूट देगा। मैं बात कर रहा हूँ 5 सूट की, 40 फीट। आज की तारीख में बांस जो मैं खरीद रहा हूँ, मैं जो बांस खरीद रहा हूँ 7 फीट का बांस 21 रुपए का, 3 रुपए फीट मैं खुद खरीद रहा हूँ। बांस की क्वालिटी क्या चाहिए? जो बांस आप मुझे बेचोगे उसके ऊपर की टिप 2.5 से 3 इंच की होना चाहिए। ये जो बांस का पोल है, इसके नीचे तो मोटा होगा, नीचे कुछ भी हो चलेगा। ऊपर का जो टाप आपने काटा वो 2.5 से 3 इंच का चौड़ा होना चाहिए, नीचे कुछ भी हो। 3 रुपए किलो O2 पार्क बांस खरीदने को, 3 रुपए फीट O2 पार्क बांस खरीदने के लिए आज की तारीख में रेडी। तो जब ये 40 फीट का बांस ऊपर से 10 फीट काटोगे तो 3 इंच 2.5 इंच का मिलेगा आपको। 1 एकड़ में 30 फीट 3 रुपए फीट, 90 से 100 रुपए का बांस होता है। मैं खुद ही खरीदार हूँ। ऐसे अपने क्षेत्र में आप देखोगे तो जो बांस की या लकड़ी मार्केट है वहाँ घूमकर देखोगे तो 4 से 5 रुपए फीट मिल रहा है। अभी हम यहाँ जयपुर में हैं, कल दिन में जयपुर के लकड़ी मार्केट में घूमोगे तो आसाम से बांस आता है, यहाँ लोकल में बांस है नहीं। वो बांस अगर आप देखोगे तो 10 फीट का बांस आपको 100 रुपए का मिलता है। 20 फीट का बांस 250 रुपए का मिलता है। वो उसके हिसाब से वो रेट तय करता है, क्योंकि आसाम से ट्रक भर के लाना तो जितने का बांस होता है उसका 3 गुना भाड़ा लगता है। मैं सबसे बॉटम रेट की बात कर रहा हूँ, 3 रुपए फीट। तो एक बांस आपका एवरेजन 100 रुपए का बनता है और एक पौधे से 5 बांस मिल रहे हैं और 70 बांस आपके हैं जो फल दे रहे हैं, मतलब बांस के सूट दे रहे हैं। तो 7 पंजा 35, 350 पोल मिलेंगे आपको 5वें साल 1 एकड़ में
केवल एक मेड़ पे लगाने से, समझ में आ रहा है? अभी पूरे खेत में नहीं लगाया, खेत के अंदर नहीं लगाया, केवल मेड़ पे लगाया, तो आपको मिला कितना? 350 बांस 1 एकड़ से, और 100 रुपए का एक बांस, 350 गुणित 100 कितना हुआ? 35,000। तो फार्मर को सस्टेनेबल बनाना है और उसको हर साल कुछ 2 पैसा मिले। काका बता रहे हैं आज की तारीख में जो खेती हो रही है, खेत में से 35,000 नहीं आ रहा है खर्चा काट के। और मैं बता रहा हूँ मेड़ कैसे आप ला सकते हो, तो छोटी सी ट्रिक फार्मर तक पहुंचानी है। तो पहली शुरुआत क्या करनी है, जो क्रॉप डॉक्टर है उसको अपने खेत में पहले बांस लगाना है ताकि किसानों को दिखे। दूसरा, अपने गांव में O2 पार्क अगर बनाना है तो O2 पार्क की टीम आपके साथ में है। अब इसको मैं बड़ा रूप देता हूँ, इकोनॉमी से जोड़ता हूँ। अभी हमने फार्मर को 35,000 रुपये पहुँचाए उसके जेब में, छोटा सा निवेश। कितना निवेश है? 80 पौधे, 50 रुपये का एक पौधा, 8 पंजा 40, क्या निवेश है? इतना पान गुटखे में 1 महीने का खर्चा है किसान का। समझ में आ रहा है? इसको मैं अब लार्ज स्केल पे बताता हूँ कि आपके क्षेत्र में, आपकी ग्राम पंचायत, आपके गांव सस्टेनेबल कैसे होंगे इस छोटी सी प्रक्रिया से। एक गांव है आपका जहाँ ये घर बने हुए हैं, ये रास्ते हैं, ये मकान है, जस्ट लाइक कॉलोनी है, और आसपास खेती है, गांव के आसपास खेती है। हर गांव में लगभग 2000 एकड़ जमीन रहती है। खाना आ गया? आप लोगों को भूख लग रही है? हाँ बोल रहे हैं क्या? लग गई है? मैं जल्दी जल्दी इसको समरी करता हूँ, खाना खाते हैं फिर अगला सेशन लेंगे। 2000 एकड़ जमीन है और मैं बात कर रहा हूँ हर 2000 एकड़ की एक पेड़ पर थोड़े से 30, 40, 50 बांस लग जाए। अभी ग्राफ समझना, खेत के, गांव के चारों तरफ किसी न किसी के खेत में ये ऐसी मेड़ पर 250, 70, 30, 20 पौधे लगे हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या है? बांस है। एक काम और करना, ग्राम पंचायत सरपंच के साथ मिल करके या खुद से अगर आप यहाँ बाउंड्री पर लगाना चालू करते हो तो O2 पार्क की टीम आपको गांव में फ्री में पौधे देगी। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति इस मुहिम की शुरुआत करता है बाउंड्री पर पौधे लगाने की, तो आपके गांव में जो जगह खाली हो वहां पर पौधे लगाने के लिए हम फ्री में दे देंगे। अब इसको विजुअलाइज करो, जितना आपके क्षेत्र की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं 20, 50, 100, 200, 1000 जो पौधे आपके गांव में लगने की रिक्वायरमेंट होगी, तो जगह डिफाइन करके हम लगाएंगे। ताकि अब इसको समझने की कोशिश करो, ये पूरा गांव क्या बना? O2 पार्क। जब इतने सारे बांस के पौधे आसपास रहेंगे तो ये जोन कैसे रहेगा? ऑक्सीजन जोन। समझ में आ रहा है? हाँ, हम तैयार हैं, हमारा पार्सल लैंड पूरा वैसे ही है, गोचर भूमि, तो उसमें पेड़ पे लगवाएंगे। कल से अपन प्लांटेशन करेंगे, एक छोटी शुरुआत करते हैं। समझ में आ रहा है? इससे किसान की तो आय बनी ही बनी, लेकिन एक सस्टेनेबल मॉडल बना पूरे गांव का। अब आपके गांव के हर किसान के पास एक छोटी सी राशि हर साल जेब में आएगी। वो खेती करे ना करे, ओलावृष्टि हो, आंधी तूफान आए, टिड्डी दल आए, उसके पास एक छोटी सी राशि आएगी। दूसरा, आपके गांव का एक इकोसिस्टम बनेगा O2 पार्क, जिसको हमारी O2 की टीम मिल करके एग्रो टूरिज्म में रजिस्टर्ड कराएगी और आपके यहाँ एग्रो टूरिज्म चालू करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब मैं दूसरी जगह पर लेके जा रहा हूँ। एक तो आपने आपकी खेती को सस्टेनेबल किया, अगर ये मॉडल बनता है हम इसको विश्व के पटल पर O2 पार्क की वेबसाइट से और O2 पार्क के चैनल से लेकर जाएंगे। जैसा किसान पाठशाला का चैनल है, ऐसा ही O2 पार्क का एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि ऑक्सीजन पार्क क्या क्या काम कर रहा है। हम अभी इस गौशाला में जो है ये O2 पार्क के जरिए ही है। जिस गौशाला को सस्टेनेबल बनाने के लिए O2 पार्क ने 10 साल का MOU साइन किया है, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ों में एरर है उनको धीरे धीरे से मॉडिफाई करके क्या बेस्ट सस्टेनेबल कर सकते हैं। सबसे पहला एरर, गायों का चारा मार्केट से खरीद रहे हैं, उसकी बजाय गौशाला ही चारा उगाकर अपनी गायों को खिलाए। ये 33 करोड़ का CBG प्रोजेक्ट लगा है, इसमें से क्या बेस्ट निकाल करके फार्मरों तक पहुँचाए
पब्लिक तक पहुंचाए, कैसे सीएनजी अच्छी बनाए, मतलब गौशाला को सस्टेनेबल करना। हम बात कर रहे हैं गांव को सस्टेनेबल करना। जब जिस किसान के खेत में लगेगा वो खुद संभालेगा, उसकी मेड़ पर जब उसने 50 पौधे लगाए वो खुद ही पानी देगा, खुद ही संभालेगा। लेकिन जब ये पूरा गांव ऐसा बनेगा तो एक्स्ट्रा इनकम लाने के लिए हम साथ में हैं, इसके बांस को खरीदने के लिए साथ में हैं। पंचायत की जमीन में हम जेवी करके और कुछ साथ में बढ़ जाएगा। अभी मैंने बात करी इंडिविजुअल किसानों की जमीन, अगर वहाँ पर ग्राम पंचायत की जमीन है, ग्राम पंचायत साथ में आना चाहे तो O2 पार्क पूरे भारत में नहीं वर्ल्ड में बैरन लैंड को साथ में सस्टेनेबल बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ग्राम पंचायत और O2 पार्क एक जेवी साइन करके आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर खर्चा पंचायत के पास हो तो वो करेगी या O2 पार्क कर देगी, उनके पास लेबर होगा तो वो चलाएंगे या O2 पार्क अपना लेबर भेज देगा। वो पूरे मॉडल से मैं बात कर रहा हूँ अभी इंडिविजुअल। जब 2000 एकड़ पर छोटे पैचेस में कुछ पौधे लगेंगे तो एक कल्पना करो उस गांव का ऑक्सीजन लेवल कितना होगा, वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल कैसा होगा, एक आदर्श गांव बनेगा। और वहाँ पर हम एग्रो टूरिज्म की व्यवस्था चालू करेंगे। भारत में जितने भी टूरिस्ट आएंगे वो वहाँ पर्यटन के लिए नहीं, वहाँ पर अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आएंगे। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स होंगे, आप जैसे मित्रों की आवश्यकता लगेगी हमें, यहाँ पर जो डॉक्टर रहेंगे वो O2 पार्क में सस्टेनेबिलिटी को लेकर के प्राणी हीलिंग, प्राणी संरक्षण, एग्रो टूरिज्म के साथ आगे बढ़ेंगे और निःशुल्क में शुल्क में कैसे भी इलाज करेंगे तो यहाँ पर प्राणी जल्दी से ठीक होगा। अब एक मॉडल और है इंडस्ट्री का कि जब ज़्यादा मात्रा में बांस लगेगा तो हम इंडस्ट्री वहीं लाकर बिठाएंगे। वहाँ पर CNG प्लांट, CBG प्लांट, चारकोल प्लांट, इथेनॉल प्लांट, अगरबत्ती उद्योग, हस्तकला उद्योग सभी उसी गांव में लाना संभव है। पहल कितनी करी आपने अपने खेत में 70 पौधे लगाकर, इतना ही करना है, दिमाग लड़ाना बंद करो। जितने क्रॉप डॉक्टर हैं अपने खेत की मेड़ पर 70 पौधे लगाओ, शुरुआत छोटी सी। वहीं पर ये मेरा वीडियो किसानों को दिखाओ, शेयर करो। भी अपन चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। जब आपकी इनकम आएगी 4 साल बाद तो आपका गांव सुनने देखने के लिए तैयार होगा। हम 4 साल बाद प्लान करेंगे, जो अभी सुन ले उसके साथ अभी प्लान करें। पौधे अभी मिल सकते हैं, पौधे हाँ। अभी मिल सकते हैं क्या? अभी मिल सकते हैं। पौधों के लिए आपको ज्ञान सिंह भाई से संपर्क करना है। समझ में आया आपको क्रॉप डॉक्टर को शुरुआत कैसे करनी है आपके क्षेत्र की? छोटी सी 2-3 बातें क्लोज करता हूँ, फिर खाना खाते हैं, सर्टिफिकेशन लेंगे और उसके बाद गौशाला का विचरण करेंगे। और हम जो यहाँ पर 400 एकड़ में नेपियर घास लगा रहे हैं गायों के लिए, लास्ट में जाने से पहले वो विजिट करेंगे। वहाँ पर आपको बी किसान का ट्रिप देखने को मिलेगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए गायों के लिए हम पूरे 400 एकड़ में ट्रिप दान कर रहे हैं। गौशाला से ट्रिप लगाने के लिए हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। आप लोगों को भी अगर लगता हो कि आप अपना कुछ समय दान कर सकते हो, कल और परसों से यहाँ नेपियर घास लगना चालू होगी, आओ अपने साथ में यहाँ लगाओ, साथ में मेहनत करो। आपको लगता है कि 1 एकड़ की नेपियर घास गायों के लिए आपकी तरफ से होना चाहिए, तो वो 1 एकड़ की नेपियर घास में आपका नाम, पता सब कुछ रहेगा, आपका बोर्ड लगा हुआ रहेगा और आपकी तरफ से वो नेपियर घास इस गायों के लिए दी जा रही है, उसके लिए एक मॉडल बनेगा। अभी यहाँ पर 400 एकड़ की नेपियर घास लग रही है। पूरे भारत ही नहीं, कहीं कहीं से दानदाता आ रहे हैं। हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा देंगे तो हम लेंगे भी नहीं। आप आइए, अपना कर्म दान कीजिए, आप आइए, आपके मॉडल दान कीजिए। आप नेपियर का चारा दान, जो पेरी है वो दान कर सकते हैं। आप 1 एकड़ का, आधे एकड़ का, 1 गुंठे का एक हिस्सा आपके नामकरण पर लेकर, आपके बच्चे के नामकरण पर लेकर के, आपके माता पिता जो हैं जो नहीं हैं उनके नाम पर लेकर के आप गायों के लिए जीवन भर के लिए चारा दान कर सकते हो। तो हम यहाँ से निकल कर वो देखेंगे। आप अपने क्षेत्र में अपने किसानों तक भी यह बात पहुँचानी है। तो अभी खाना खाने के बाद हम ये करेंगे। कुछ 2-3 बातें मेरी और है, इसको मैं क्लोजिंग की तरफ लेता हूँ। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? चौपाल चर्चा क्षेत्र वाइज परिवर्तन के कारण फसलों का वास्तविक मूल्य 11 नंबर पे। आपके क्षेत्र में जो रेट में फसलें बिक रही है वो मुझ तक पहुँचाइए, ताकि हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। एक्चुअल किसान के जेब में हम पैसा कब पहुँचाएंगे?
जब उसका वास्तविक मूल्य हमें पता हो और हम उसमें इनकम बढ़ा सकें। उदाहरण के लिए पता चला जयपुर में आज मिर्च 50 रुपये किलो बिका, बट एक्चुअल किसान के खेत में से 17 रुपये किलो ही बिका। तो हमें क्या चाहिए? एक्चुअल फार्मर के खेत का फसल का मूल्य। हाँ हाँ, सही बात है। ये जो ब्रदर बता रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक सोप तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो थोक में उठाते हैं तो किसान के पास तो रेट कम ही होगा। इसके लिए आप लोगों को एक तो वास्तविक मूल्य, आपके गांव से फसल क्या रेट बिक रही है उसके वीडियो देना है। जब जब फसल निकल रही है तो वो यूट्यूब पर जाएगी कि दौसा में आज सौंफ ये भाव बिकी। एक्चुअल जयपुर के मंडी में क्या भाव बिकी वो नहीं चाहिए, दौसा में गाँव में किसान के पास क्या भाव बिकी, ये वीडियो के माध्यम से चाहिए। 12 नंबर पे है चौपाल चर्चा, संगठन चर्चा, बैठक, प्रशिक्षण और मेगा मीटिंग। जो क्रॉप डॉक्टर के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो चौपाल चर्चा करेंगे, जैसे मैंने बताया कि किसानों के वीडियो बनाएंगे, बैठक चर्चा करेंगे। आपके क्षेत्र में प्रतिनिधि हैं, ज्ञान सिंह जी हैं, बलवान जी हैं, आपको इनकी आवश्यकता लगे तो इनको बुला करके किसानों की छोटी सी संगोष्ठी करना है। 10 किसान, 12 किसान, 15 किसान। आप लोगों को लगता है कि अब यहाँ के किसान चाहते हैं कि कुछ विषयों पर हम किसान पाठशाला से बड़ा चर्चा करें, संवाद करें, तो किसान पाठशाला के नाम पर एक लेटर चाहिए। जिस गांव में भी मीटिंग करना है एक लेटर चाहिए। हम किसान पाठशाला से इस विषय पर लुधियाना, पंजाब में सीखना चाहते हैं। कुछ 25 से 50 किसानों की साइन चाहिए, वो लेटर भेजेंगे तो पूरे भारत में हम निःशुल्क बिना पैसे से किसान पाठशाला लगाने चाहते हैं। आज हम प्रैक्टिकल चर्चा कर रहे हैं, हम किसान पाठशाला की बात नहीं कर रहे हैं। किसान पाठशाला की जब बात होती है तो 3 से 3.5 घंटे का सेशन होता है, प्रोजेक्टर रहता है, बोर्ड रहता है, कुछ चीज़ें सुनी जाती है, कुछ चीज़ें समझाई जाती है, ऐसे प्रैक्टिकल पर चर्चा की जाती है। तो हम आपके साथ सभी चरणों में हैं, चौपाल चर्चा, बैठक, मीटिंग, सेमिनार। और आने वाले सत्र में यही हिंगोनिया में, गौशाला में हर रविवार किसान दरबार होने वाला है। जो मुझे YouTube पर सुन रहा है, आप सभी को भी बता दूं, आप पूरे भारत में कहीं से भी हैं या विश्व में कहीं से भी हैं, आप हर रविवार किसान दरबार में हिंगोनिया गौशाला में आ सकते हैं। एज ए आपके खेती से रिलेटेड प्रश्नों के लिए या O2 पार्क या किसान पाठशाला से कुछ प्रश्न पूछना हो या सीखना सिखाना हो। दूसरा, महीने में एक बार YouTube पर मैं लाइव आने वाला हूं अभी आने वाले समय में, जो किरण सपकाले जी आपको बताएंगे। तो आपके क्षेत्र के किसानों को ये बताना है कि YouTube लाइव पर भी हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो जो चौपाल चर्चा में जो समस्याएं आप लोगे, जो किसान पाठशाला तक भेजोगे, हम उनको किसान दरबार में YouTube चैनल पर महीने में एक बार जो मीटिंग्स लेंगे, और महीने में एक बार पूरे भारत के कहीं ना कहीं एक राज्य में मेगा मीटिंग मेरा होता है, वहाँ पर उन प्रश्नों को रख करके उनके उत्तर निकालेंगे। एक्चुअल हम केवल समुद्र मंथन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ग्राउंड पे जो प्रश्न है वो हम तक चाहिए, ताकि हम मंथन करके उसका जो प्रैक्टिकल करके आंसर निकलता हो वो हम किसानों तक पहुंचा सकें। समझ में आ रहा है क्या बतला रहा हूँ? अगला, सोशल मीडिया पर निरंतर YouTube किसान पाठशाला के बारे में चर्चा, लिंक, ब्रॉडकास्ट, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर आप सभी का कोई ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट होगा। व्हाट्सअप सभी के पास है, फेसबुक सभी के पास है, YouTube सभी देखते हैं। तो जो बातें आपको अच्छी लगे किसान पाठशाला की, वो आप प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आपको ब्रॉडकास्ट करनी है। जो अच्छी लगी वो शायद किसी और मित्र को अच्छी लगे। लास्ट वाला विषय क्या है? 14 नंबर पर प्रतिदिन किसी एक जरूरतमंद को किसान पाठशाला का चैनल सब्सक्राइब कराना है। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो। जो मेरे वीडियो नहीं देख रहे उनको जानकारी क्या? तो हर वीडियो हर किसान तक पहुँचे, उसके लिए लाल कलर का बटन दबाना पड़ेगा यूट्यूब पर। 14 नंबर का काम क्या है? आप जिसे चाहते हो, जिस व्यक्ति को कि ये कभी न कभी बलराम को सुने, कभी न कभी किसान पाठशाला को सुने, तो उसका मोबाइल लेना है, किसान पाठशाला टाइप करना है, उसको बताना है भाई मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ। अब ये जानकारी आपके पास हर रोज आती रहे, फ्री में, इसका कोई चार्जेस नहीं। इतने 14 काम करना है, छोटे 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 छोटे। मेरे शब्द शायद खत्म हो गए हैं, बहुत सारे हैं, बट एक लैपिंग क्लिपिंग के बाद हम एक चर्चा और करेंगे ताकि हम अच्छे से खाना खाने पहुंच सकें। थोड़ा याद करो।
सप्लाई है। इन 14 कामों में से कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हो? हेलो, एक्चुअली ये काम नहीं है, ये सीखने की एक विधि है। घर पे बैठ करके सीखना है। क्या हम ये 14 काम सारे कर सकते हैं? यस, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद हम खाना खाते हैं जी। ओके।